नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कहानी के अगले भाग के साथ। डियर सर और मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे ही वीडियो शुरू हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि इतना वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग कहानी को सुने फिर से निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, जल्दी अपडेट पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। अब आगे अध्याय 25 मुड़ी हुई घास 1। हालांकि ये किंगतांग इस स्थिति से जरा भी परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए असिस्टेंट से कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ। सहायक उसके अचानक अनुरोध से थोड़ा हैरान हुआ। मिस ये, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको बैंड ग्रास चाहिए तो अपने मैनेजर को बुलाओ। ये किंगतांग ने बीच में ही टोकते हुए उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी ठंडी निगाहों से मिलते ही सहायक को अचानक ठंड का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने बैंड ग्रास का जिक्र किया तो वह कांपने लगा, हालांकि किसी और वजह से। डुआन त्यानरुई को समझ नहीं आया कि ये किंगतांग के मन में क्या है और उसने बस यही मान लिया कि वो खुद को बेवकूफ़ बना रही है। उसने असिस्टेंट से कहा, बेझिझक अपने मैनेजर को बुला लो। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सहायक भाग गया। कुछ ही क्षणों में सहायक जल्दी से वापस आ गया। उसके साथ एक 50 वर्षीय व्यक्ति भी था। मिसिए, मैं इस बुटीक का मैनेजर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने ये किंगतांग का अभिवादन किया और फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने अपने असिस्टेंट से उस बैंड ग्रास के बारे में सुना है जिसका आपने जिक्र किया है। क्या मैं जान सकता हूँ, क्या आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है? यद्यपि मैनेजर बात करते समय शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। बैंड ग्रास एक कीमती जड़ी बूटी थी जिसकी तलाश खजाने के मंडप के मालिक को थी। महाद्वीप की सभी शाखाओं में इसकी मांग की गई थी और हर बैंड ग्रास के लिए 10,000 सोने का भारी इनाम देने का वादा किया गया था। हालांकि अब तक इसके स्थान का जरा भी सुराग नहीं मिल पाया था। मुझे पता है कि आप उन्हें कहाँ पा सकते हैं, ये किंगतांग ने स्पष्ट रूप से कहा। डुआन त्यानरुई ने जब उसकी बात सुनी तो एक तरफ से उपहास किया। एक लड़की जो 16 साल की भी नहीं थी और जिसने कभी शहर से बाहर कदम भी नहीं रखा था, वह उस दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में कहाँ से जान सकती थी? मैनेजर की आंखें आशा से चमक उठीं। मिस ये, हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक बार आप हमें वह जानकारी दे देंगी तो आपको उचित इनाम दिया जाएगा। ये किंगतांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये शहर के बाहर विथर्ड वुड्स में है। डुआन त्यानरुई अपने खुलासे पर लगभग हंस पड़े। मुरझाया हुआ जंगल लिन शहर के किनारे स्थित था। हालांकि वहां कई तरह की जड़ी बूटियां उगती थीं, लेकिन वे सभी आम जड़ी बूटियां मानी जाती थीं। कोई मूर्ख ही वहां बैंड ग्रास उगने की उम्मीद कर सकता था। कोई भी ऐसे अपमानजनक दावे पर विश्वास नहीं करेगा। मैनेजर को उम्मीद नहीं थी कि ये किंगतांग मुरझाए हुए जंगल का जिक्र करेगा। उसकी जलती हुई उत्सुकता, जैसे बर्फ के पानी से बुझती आग, पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा निराशा से कठोर हो गया। मिस ये, आप मजाक कर रही होंगी, यह असंभव है। अगर यह सच हो जाए तो क्या होगा? ये किंगतांग ने आगे कहा, किसी को कागज़ और स्याही तैयार करने को कहो, मैं तुम्हारे लिए इसका सटीक स्थान बना दूंगा। मैनेजर ने उसकी जानकारी को बकवास समझा, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखते हुए, हालांकि उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी उसने उसके द्वारा मांगी गई स्टेशनरी तैयार करने का आदेश दे दिया। ये किंगतांग ने तुरंत एक सरल नक्शा बनाया जिस पर बैंड ग्रास का स्थान अंकित था। मैनेजर ने नक्शा अपने एक विश्वसनीय सहायक को सौंप दिया। सहायक को नक्शा लेकर जाते देख रहे दर्शकों के चेहरे उत्सुकता से खिल उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किंगतांग को वह नक्शा बनाने का आत्मविश्वास कैसे मिला। मैनेजर ने अपने सहायक से डुआन त्यानरुई और फ्लोरा मूनस्टोन के स्वामित्व को लेकर उसके विवाद के बारे में सुना था। अब जब उसने अपने सहायक को उसके दावों की सत्यता की जांच के लिए भेजा था, हालांकि परिणाम सभी की अपेक्षा से थोड़ा अलग लग रहा था, फिर भी मैनेजर ने जैकपॉट लगने के लाखवें मौके में से एक पर दांव लगाने का फैसला किया। श्री डुआन, कृपया एक क्षण रुकिए जब तक हम इसका समाधान नहीं निकाल लेते, मैनेजर ने डुआन त्यानरुई से अनुरोध किया। डुआन त्यानरुई ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी मत करो। मुझे भी उम्मीद है कि तुम्हारा अच्छा प्रतिष्ठान उस जड़ी बूटी को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। ये कहते हुए उसने ये किंगतांग को एक गंदी नज़र से देखा। अध्याय 26 मुड़ी हुई घास 2। मैनेजर ने डुआन त्यानरुई के धैर्य के लिए कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। युवा स्वामी, क्या मिस ये सच कह रही हैं? क्या सचमुच मुरझाए हुए जंगल में बैंड घासें हैं? शोर शराबा थमने पर सी परिवार के सेवक ने सी बाई से पूछा। सी बाई एक कोने में काउंटर के सहारे टिका हुआ अपनी कमीज के किनारे से सफ़ेद जेड के एक टुकड़े को चमका रहा था। उसकी नज़रें ये किंगतांग पर टिकी थीं। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी और उसने बेपरवाही से जवाब दिया, कौन जाने। परिचारिका हैरान थी, लेकिन अगर कोई नहीं है तो मिस ये हंसी का पात्र बन जाएंगी। युवा स्वामी, क्या आप सचमुच उसे सिर्फ देखने पर आमादा हैं?
आउच! सीबाई द्वारा उसके सिर पर मुक्का मारने पर परिचारक का चेहरा बिगड़ गया। सीबाई मुस्कुराए और बोली, उसे हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो और देखो कि आगे क्या होता है। परिचारक ने अपनी कनपटियां रगड़ी, जो कुछ उसने अनुभव किया था उससे वह पूरी तरह भ्रमित था। मैनेजर ने समय बीतने का इंतजार करते हुए अपने सहायकों से ये किंगतांग और डुआन तियानरुई के लिए जलपान तैयार करवा लिया था। डुआन परिवार के सेवक, जो इस अवसर पर डुआन तियानरुई के साथ थे, उसके चारों ओर खड़े थे और कभी कभी ये किंगतांग के शांत व्यवहार पर नजर डालते हुए बुदबुदाते थे। युवा मास्टर, मुझे डर है कि मिस ये पागल हो गई हैं। क्या आप सचमुच उनके साथ खेलने पर आमादा हैं? डुआन तियानरुई ने अपनी आंखें उठाईं और एक पल के लिए ये किंगतांग को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर वह जोकर की भूमिका निभाने पर आमादा है तो क्यों नहीं? इतना कहते हुए उसकी नज़र बुटीक के प्रवेश द्वार की ओर गई और अचानक उसकी नज़र उस सहायक पर पड़ी जिसे नक्शा लेकर भेजा गया था और वह धूल से लथपथ लौट रहा था। चाय का प्याला नीचे रखते ही डुआन तियानरुई की आंखें खुशी से चमक उठीं। शो शुरू हो जाए। बुटीक के अंदर बहुत सारे दर्शक मौजूद थे जो इस भव्य कार्यक्रम को देखना नहीं चाहते थे, जिसमें लिन शहर के 2 शीर्ष अभिजात वर्गीय और डुआन परिवार शामिल थे। भेजा गया सहायक यद्यपि मिट्टी से सना हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह अपनी छाती में कुछ कीमती चीज लिए हुए है तथा अत्यंत सावधानी से उसकी बाहों से चिपका हुआ है। कैसा है? मैनेजर ने उस समय पूछा जब उसने देखा कि सहायक वापस आ गया है। भेजा गया सहायक अभी भी हौंफ रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी खुशी को छिपा नहीं पा रही थीं। उसने मैनेजर की तरफ जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे मिल गया, लेकिन वो एक गुफा में छिपा हुआ था। ये सब मिस्सी के नक्शे की बदौलत है, वरना उसे ढूंढना नामुमकिन होता। जैसे ही यह बयान दिया गया, सहायक और ये किंगतान के अलावा बुटीक में सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। बैंड घास वास्तव में पाया गया था। ये कैसे संभव है? बाकी सभी लोग अचंभित थे। सहायक ने एक जरी का बक्सा निकाला जो अभी भी थोड़ी सी मिट्टी से सना हुआ था। पहले तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और सावधानी से मैनेजर को थमा दिया। मैनेजर ने जल्दी से बक्सा खोला और उसके अंदर बैंड घास थी, जो नीले हरे रंग की थी और अभी भी ताज़ी सुबह की ओर से चमक रही थी। अगले ही पल मैनेजर ने राहत की गहरी सांस ली। मिस्ये, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर ने बैंड घास का डिब्बा ध्यान से रखा और फिर ये किंगतान की ओर मुड़ा और चेहरे पर सच्ची मुस्कान के साथ अपना आभार व्यक्त किया। भगवान ही जाने कि मालिक ने इस जड़ी बूटी को कितने समय तक खोजा था। यदि ये किंगतान की अंतर्दृष्टि न होती तो कौन जानता था कि यह कीमती जड़ी बूटी एक गुफा में उग रही होगी। ये किंगतान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। बैंड घास वास्तव में वर्तमान में एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी, लेकिन इसका मुख्य कारण इसके प्राकृतिक आवास के बारे में गलत धारणा थी। कुछ दशकों में बैंड घास दुर्लभ नहीं मानी जाएगी। अपने अतीत में ये किंगतांग एक बार महान बुजुर्ग के चंगुल से बचने के लिए विथर्ड वुड्स में छिप गई थी और संयोग से उसे यह घास मिल गई थी। इसलिए उसे इसका स्थान अच्छी तरह याद था। ये सब बातें किसी और को ज्ञात नहीं थीं। बैंड घास मिलते ही डुआन तियानरुई का चेहरा एक पल में उदास हो गया। उसने उम्मीद की थी कि ये किंगतान खुद को बेवकूफ़ बनाएगी, लेकिन अब उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। थोड़े समय में ही प्रबंधक ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि वे जड़ी बूटी के अधिग्रहण के लिए 1 लाख स्वर्ण का वादा किया गया इनाम तैयार करें। अध्याय 27, मुनी हुई घास 3। चमचमाते सोने से भरी 3 पेटियां दर्शकों की ईर्ष्या भरी आंखों में समा गईं। ये किंगतान ने सोने पर एक नज़र डाली और फिर एक एक टुकड़ा उठाकर अपनी हथेली के आकार का एक सोने का टुकड़ा उठाया और प्रत्येक को फ्लोरा मूनस्टोन प्रदर्शित करने वाले काउंटर पर रख दिया। हर सोने के टुकड़े के काउंटर पर गिरते ही एक खटपट की आवाज़ आई, लेकिन ये किंगतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आंखें मूंदकर गंभीर दिखने वाले डुआन तियानरुई पर नजर गड़ा दी और हर खटपट की गूंज के साथ उसके काले पड़ते चेहरे को गौर से देखा। ये लीजिए 30,000 का सोना, मैं फ्लोरा मूनस्टोन खरीद रही हूँ। जैसे ही 30,000 का आखिरी सोने का टुकड़ा काउंटर पर उतरा, ये किंगतान ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना बयान दिया, जिससे डुआन तियानरुई की रक्तवाहिका लगभग फट गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किंगतान के पास ऐसी कोई चाल है। अपने खजाने के बिना भी वह न केवल चंद्रमणि प्राप्त करने में सफल रही, बल्कि उसने तुरंत ही अच्छा मुनाफा भी कमाया। अपने विवेकपूर्ण स्वभाव के बावजूद डुआन तियानरुई ये किंगतान के उकसावे से क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। मुझे माफ़ करना मिस्टर डुआन, हम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करते हैं। ये फ्लोरा मूनस्टोन मैनेजर, जो बैंड घास की खोज के लिए ये किंगतान का एहसानमंद था, जाहिर तौर पर उसके साथ खड़ा था। उसने खुद डुआन तियानरुई से संपर्क किया और उससे वह मूनस्टोन वापस करने का अनुरोध किया, जिसे वह अपने हाथों में लेकर खेल रहा था। डुआन तियानरुई ने अपने दांत पीसते हुए सावधानी से चंद्रमणि सौंप दी, जिसके बारे में उसने पहले सोचा था कि वह उसकी जेब में होगी। मैनेजर ने सबके सामने ये किंगतान को मूनस्टोन भेंट किया और घोषणा की, मिस ये फ्लोरा मूनस्टोन अब आपका है।
ये किंगतांग ने एक भान उठाए और डुआन त्यानरुई पर एक नज़र डालने से पहले चंद्रमणि प्राप्त की। वह एक नज़र ही डुआन त्यानरुई को दीवार पर चढ़ा देने के लिए पर्याप्त थी। सोचिए, वही अंततः जोकर की भूमिका निभाएगा। खैर, आपकी नई खरीदारी के लिए बधाई मिसिए। मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं आगे बढ़ूंगा। डुआन त्यानरुई ने अपना नौकरशाही वाला संदेश देने से पहले अपने होंठ काटे और अपने सेवकों के साथ दुम दबाकर चला गया। हर कोई अवाक था, क्योंकि किसी ने भी पर्दा गिरने पर ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सीबाई, जो पूरे समय एक कोने से देख रहा था, जब उसने ये किंगतांग को डुआन त्यानरुई को बांसुरी की तरह बजाते देखा तो मन ही मन हंस पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने जैद चयन का मूल्यांकन फिर से शुरू कर दिया। मिसिए, अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो बेझिझक पूछ सकती हैं। मैं फिलहाल माफ़ी मांगता हूँ। मैनेजर मुस्कुराया और ये किंगतांग को अपना भरपूर आतिथ्य दिया। ये किंगतांग ने एक सूक्ष्म संकेत दिया। फ्लोरा मूनस्टोन प्राप्त करना एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन उसके लिए खोजने के लिए और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। मैनेजर बुटीक की लॉबी से निकलकर सीधे ऊपरी मंजिल की ओर चला गया। सबसे ऊपरी मंजिल पर बने लॉफ्ट स्वीट के दरवाजे कसकर बंद थे। मैनेजर ने अपने कपड़े ठीक किए और फिर विनम्रता से दरवाज़ा खटखटाया। क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती है? मंजूर किया गया। फिर मैनेजर ने चुपचाप दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश किया। करिश्मा म्यूसू मेज़ के पास बैठे थे। मैनेजर ने दरवाज़ा बंद करने के बाद म्यूसू के सामने घुटनों के बल बैठकर बैंड घास वाला ब्रोकेड का डिब्बा पेश किया। महामहिम, हम बैंड घास हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। म्यूसू ने अपनी बाहें उठाईं और डिब्बा लिया। अंदर का सामान देखने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। कौन जानता था कि खजाने के मंडप का रहस्यमय मालिक कोई और नहीं बल्कि लोकसिंह शहर का प्रसिद्ध मार्क्वेस था। हालांकि इसमें काफ़ी समय लग गया, लेकिन आपने अच्छा किया। म्यूसू ने मैनेजर के काम की सराहना करने से पहले बॉक्स नीचे रख दिया। मैनेजर घुटनों के बल बैठा रहा और आदरपूर्वक बोला, मैं आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। म्यूसू पिछली रात ही लिन शहर पहुंचा था। मैनेजर उसके अचानक आने से हैरान था, क्योंकि मन ही मन उसे उसकी मौजूदगी का डर था। बैंड घास का समय पर मिल जाना उसके लिए सौभाग्य की बात थी, वरना वह उसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अध्याय 28। बुआ 1। म्यूसू के अच्छे मूड के दौरान एक विशेष अनुरोध को उठाने का मौका पाकर प्रबंधक ने जल्दी से कहा, महामहिम, एक और मामला है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह क्या है? म्यूसू ने पूछा। कुछ दिन पहले हमें आपके नाम एक पत्र मिला जो सी परिवार द्वारा दिया गया था। ये कहकर प्रबंधक ने एक लिफाफा दिया जिसे उसने प्राप्ति के बाद से अपने पास रखा था। सी परिवार। म्यूसू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सी परिवार का मुखिया उन कुछ लोगों में से एक था जो खजाने के मंडप के मालिक के रूप में अपनी अज्ञात पहचान जानता था। म्यूसू ने लिफाफा खोला और जैसे ही उसने पत्र को पढ़ा, उसके बदलते चेहरे पर उसकी विषय वस्तु की विचित्रता झलकने लगी। ये परिवार से ये किंगतांग मुझसे मिलना चाहता है। म्यूसू हैरान था। उसकी नज़रें सहज रूप से ड्योढ़ी की ओर मुड़ गईं। प्रवेश कक्ष में बैठे एक व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैनेजर ने म्यूसू की नज़र में आए बदलाव को नोटिस किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस तरफ झांक सके। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया। कल रात म्यूसू के साथ एक और व्यक्ति आया था। म्यूसू जैसे गणमान्य व्यक्ति ने भी उसका बहुत सम्मान किया। मैनेजर को अचानक प्राचीन वैभव के मंदिर के प्रति म्यूसू की निष्ठा याद आ गई। मुझे मत बताओ कि वह व्यक्ति महान देव सम्राट है। मैनेजर ने इस बिंदु पर विचार करना बंद कर दिया। इस समय उसका सबसे अच्छा दांव अपने काम से काम रखना था। म्यूसू ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, ये किंगतांग कौन है? उस रात जब महाराज ये के घर उस लड़की से मिलने गए तो उन्हें उस लड़की का नाम पता नहीं चला। हो सकता है कि ये किंगतांग ही वह लड़की हो। प्रबंधक ने जल्दी से उत्तर दिया। ये किंगतांग ये परिवार की युवती है और परिवार के मुखिया की उत्तराधिकारी भी है। उसके अलावा क्या उनके घर में और भी युवतियां रह रही हैं? म्यूसू ने आगे पूछा। ये परिवार में 3 युवतियां हैं। ये किंगतांग परिवार के वर्तमान मुखिया की बेटी हैं। ये यू उनके बड़े बुजुर्ग की पोती हैं और ये शुन परिवार के मुखिया की दत्तक पुत्री हैं। ये यू कुछ समय पहले क्लाउड ब्रेकर के कबीले में शामिल होने चली गई थी, जबकि ये शुन ज़्यादातर समय उनके मुख्य निवास से दूर जागीर में रहती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये किंगतांग ही वर्तमान में उनके निवास में रहने वाली एकमात्र युवती हैं। प्रबंधक ने विस्तार से अनुमान लगाया। तो ये सचमुच वही है? म्यूसू ने आश्चर्य से अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। मैनेजर ने आगे कहा, दरअसल बैंडग्रास के स्थान के बारे में जानकारी भी उन्हीं ने दी थी। मिस ये इस समय नीचे हमारे बुटीक में खरीदारी कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम .. उद्धरण चिन्ह। म्यूसू लगभग हंस पड़ा। युवावस्था में उन्हें एक आंतरिक चोट लगी थी और उन्हें दवा के तौर पर इन बैंड घासों की ज़रूरत थी। इतने सालों की खोज के बाद किसने सोचा था कि उन्हें उसी लड़की से मुक्ति मिलेगी जिसे महामहिम ने खोजा था। चूंकि वह न सिर्फ हमारी ग्राहक है बल्कि हमारी उपकारक भी है, हमें उसे ज़रूर इनाम देना चाहिए।
भविष्य में अगर वह फिर कभी हमारे बुटीक से खरीदारी करे तो उसे किसी भी चीज़ पर 20% की छूट ज़रूर मिले। म्यूसू ने कनखियों से दालान की ओर देखते हुए एक उदार प्रस्ताव रखा। देख लिया महाराज। हालांकि मैनेजर ने सिर हिलाया, पर असल में उसके पास शब्द नहीं थे। म्यूसू ने जो छूट दी थी वह सिर्फ लिन शहर के स्थानीय बुटीक पर ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप की सभी शाखाओं पर लागू थी। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उस छूट के साथ उन सभी खजानों को खरीदने पर कितनी राशि की बचत होगी। सभी मामलों पर सहमति होने के बाद मैनेजर अवाक होकर कमरे से बाहर चले गए। मैनेजर के जाने के बाद वह आदमी जोड़ी से बाहर आया। जब म्यूसू उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले तो वे तुरंत अपनी मेज से उठकर एक घुटने पर बैठ गए। महारानी। वह बर्फीला लेकिन तेजस्वी चेहरा रहस्यमय बना रहा और वे गहरी आंखें मेज पर रखे पत्र पर सरसरी निगाहें गड़ाए रहीं। उससे मिलना स्वीकार करो, एक गहरी आवाज़ गूंजी। आपके आदेश से मैं तुरंत जवाब भेज दूंगा। म्यूसू ने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन किया। आप बॉस हैं और बॉस का ही अंतिम निर्णय होता है। कोई भी महामहिम से इस तरह के जवाब की उम्मीद कर सकता था। एकमात्र सवाल यह था कि ये किंगतान क्यों मिलना चाहती थी। अध्याय 29। बुआ 2। ये किंगतान, जो अभी भी बुटीक में खरीदारी कर रही थी, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इमारत के उन स्पष्ट उच्च स्तरों के ऊपर से गहरी आंखों की एक जोड़ी चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। म्यूसू एक गुप्त लॉज में हान कैंगमिंग नामक व्यक्ति के बगल में खड़ा था और ये किंगतान को देखते हुए वह उस खूबसूरत युवती पर मोहित हो गया। वह दानव सम्राट के दिल के लिए मेजबान है। म्यूसू को हान कैंगमिंग द्वारा पूछा गया प्रश्न याद आ गया जब वे कल रात ये के निवास से निकले थे। इसलिए महामहिम की इच्छा थी कि उनके जैसी लड़की गर्भधारण करे। अहम। म्यूसू ने हान कैंगमिंग पर एक नज़र डाली, जिसकी नज़रें हर समय ये किंगतान पर टिकी हुई थीं। उसे अपने साथियों के उतार चढ़ाव भरे मूड का जरा भी एहसास नहीं था। खजानों के मंडप में विदेशी वस्तुओं का एक अनूठा संग्रह उपलब्ध था। बैंड घास को ढूंढने में ये किंगतान की मदद की बदौलत उसे अपनी सभी खरीदारियों पर आकर्षक छूट मिली, जिसका वह निश्चित रूप से भरपूर फायदा उठाती। म्यूसू द्वारा नियुक्त मैनेजर ये किंगतान की खरीदारी में व्यक्तिगत रूप से मदद कर रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कुछ मशहूर सामान खरीद लेगी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक किसी अनजान काउंटर पर रुक जाएगी। क्या ये बुआ हैं? ये किंगतान ने पूछा और काउंटर पर कुछ चमकीले रंग के कंकड़ों की ओर इशारा किया। मैनेजर ने डिस्प्ले पर नज़र डालते हुए सिर हिलाया। बुआए 5वें क्रम के आत्मिक जानवर के शिकार से प्राप्त लूट थे, जिसके लिए 100 से ज़्यादा लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती थी। हालांकि बुआए अपने आप में असाधारण नहीं माने जाते थे। बुआयों की संरचना ठोस थी और वे किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी थे। बुआयों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों के बावजूद उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं, जबकि किसी को भी उनका कोई व्यावहारिक उपयोग नजर नहीं आया। केवल सजावट के सामान के रूप में भी बुआए रत्नों जितने उत्कृष्ट नहीं थे, इसलिए कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के अलावा जो अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक दो बुआए खरीदते थे, लगभग किसी की भी उनमें रुचि नहीं थी। लेकिन ये किंगतान उन कुछ बुआए के टुकड़ों से पूरी तरह आकर्षित था। बुआएं शायद दूसरों के लिए बेकार हों, पर उसके लिए तो बिल्कुल नहीं। वह उन्हें अनमोल समझती थी। इनमें से कितने बुआ बिक्री के लिए उपलब्ध हैं? ये किंगतान ने आगे पूछा। मैनेजर उन डेडवेट बॉयज़ के प्रति उसके उत्साह को समझ नहीं सका और उसे केवल जिज्ञासु समझा। लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक। उन चीज़ों को मृतभार माना जाता था क्योंकि उन्हें बेचना बोझ था और वे एक भंडार की तरह जमा हो गई थीं। जब ये किंगतान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं उन सबको खरीद रही हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। उसके निर्णय पर मैनेजर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सभी। मिस्ये, सिर्फ एक सिक्के की कीमत 1000 सोने के बराबर है। क्या आपको यकीन है? ये किंगतान ने सकारात्मक सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। ये किंगतान से छूट के साथ कुछ सार्थक खरीदने की उम्मीद करते हुए किसने सोचा था कि यह युवती इसके बजाय उन बोए को खरीदना पसंद करेगी जो कुछ सामान्य कंकड़ों की तरह महत्वहीन थे। इसके अलावा सिर्फ 1 दर्जन की कीमत उसे 10,000 से अधिक सोने की पड़ेगी। पत्थरों के ढेर के लिए इतनी कीमत चुकाना तो पूरी तरह से नुकसानदेह था। मैनेजर उसे जल्दबाजी में लिए गए फैसले के खिलाफ सलाह देने को तैयार था, लेकिन सौदा तब पक्का हो गया जब ये किंगतान ने बिना कुछ सोचे समझे उतनी मात्रा में सोना सीधे काउंटर पर रख दिया। मैनेजर के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। कोई विकल्प न होने के कारण वह केवल उसके नुकसान के प्रति अपने हृदय को दृढ़ कर सकता था, तथा उसने अपने सहायकों को आदेश दिया कि बुटीक में उपलब्ध बुए के प्रत्येक टुकड़े को उसकी खरीद के लिए प्रस्तुत किया जाए। कुल 17 सिक्के थे जिनकी कीमत ये किंगतान की 20% छूट के बाद 13,600 स्वर्ण मुद्राएं थीं। इसके अलावा प्रबंधक ने उसे अपनी रियायत दी और अंत में उससे केवल 13,000 स्वर्ण मुद्राएं ही लीं। इतना सब होने के बावजूद मैनेजर को अभी भी लग रहा था कि वह ये किंगतान को धोखा देकर उसके खजाने से पैसे निकाल रहा है।
हालांकि संबंधित व्यक्ति ने अपनी नई खरीदारी को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। अध्याय 30 बोआ 3। हालांकि लोग अभी भी बोए के उद्देश्य से अनभिज्ञ थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में ये खबर फैल गई कि यह स्पिरिट रूट को पोषण दे सकता है। वास्तव में बोए स्पिरिट रूट की खेती के लिए दुनिया के कुछ बाहरी पोषक स्रोतों में से एक था। इसलिए हालांकि अभी एक टुकड़े के लिए 1000 सोना देना बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन जब लोगों को इसके उद्देश्य के बारे में पता चला तो बोए की कीमत कई गुना बढ़ गई। तब प्रति टुकड़ा 10,000 सोना भी अपर्याप्त माना जाएगा। तो कौन कह सकता है कि ये किंग तांग को कोई बड़ा नुकसान हुआ था? उसने तो खूब पैसा कमाया था। एक और मामला है जिसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आपके किसी भी अच्छे प्रतिष्ठान में ये बुआ और हैं तो मैं उन्हें खरीद लूँगा। ये किंग तांग ने मुस्कुराते हुए मैनेजर से अनुरोध किया। खजाने के मंडप की पूरे महाद्वीप में शाखाएं थीं। अगर उसे उनका सहयोग मिल जाता तो उसे स्पिरिट रूट सप्लीमेंट्स की आपूर्ति कम होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। दूसरी ओर प्रबंधक पूरी तरह से हैरान था। मुझे लगता है कि मिस ये पागल नहीं है। मैनेजर ने ये किंग तांग के अनुरोध को तुरंत स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उसकी जांच करने को तैयार हो गया। उसे बुआओं में उसके उत्साह का अंदाज़ा हो गया। क्या इतनी बड़ी मात्रा में बुआएं खरीदने का कोई और मकसद था? फिर भी ये किंग तांग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अभी अभी जो 1 दर्जन से ज़्यादा बॉय खरीदे थे वे उसके लिए काफ़ी समय तक चल सकते थे। उन डेडवेट बॉय के अलावा ये किंग तांग ने एक इफ्रिट के तराजू को भी खरीदने का फैसला किया था। इफ्रिट्स आत्मिक प्राणी थे जो मैग्मा के पठारों पर विचरण करते थे। ये क्रूर प्राणी थे जिनके शल्क अग्नि प्रतिरोधक क्षमता से युक्त थे। हालांकि अपने विशाल आकार के कारण इनके शल्कों का भार फोर्जिंग उपकरणों के लिए इनके इच्छित उपयोग में बाधा डालता था और इस प्रकार ये एक सफ़ेद हाथी साबित हुए। ये किंग तांग की खरीदारी का चुनाव इतना बेतुका था कि मैनेजर को लगा कि उसकी शॉपिंग असिस्टेंट के तौर पर उसका काम बहुत भारी पड़ रहा है। क्या वो सचमुच कबाड़ की पारखी थी? अपनी सारी खरीदारी को सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें विशाल इफ्रिट का तराजू भी शामिल था, ये किंग तांग ने बुटीक से सीधे एक आयाम वाली अंगूठी भी खरीदी। और म्यूसू के लिए, जो लगभग आधे दिन तक ये किंग तांग के गुप्त निरीक्षण में हान कैंगमिंग के साथ था, वह काफ़ी असहज हो गया जब उसने उसे उन कबाड़ चीज़ों का आनंद लेते देखा जो उसने खरीदी थीं। महाराज, इसमें से की नज़र चीज़ों को देखने में बहुत अनोखी थी। म्यूसू ये टिप्पणी करते हुए लड़खड़ा गया और उसने हान कैंगमिंग के व्यवहार पर नज़र रखी। ये कबाड़ के टुकड़े उसने अपनी मर्जी से खरीदे थे। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। यही वो छुपा हुआ बहाना था जो म्यूसू उसे बताना चाहती थी। हान कैंगमिंग ने म्यूसू की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसे चिंतनशील तरीके से देखता रहा। ये किंग तांग ने अपने पुनर्जन्म का पूरा फायदा उठाया था और अपने सारे पूर्व ज्ञान से लाभ कमाने में कामयाब रही थी। बुटीक का चक्कर लगाने के बाद, ये सुनिश्चित करते हुए कि वहाँ कोई और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए नहीं है, वह संतुष्ट होकर बुटीक से बाहर निकली। जैसे ही वह फ्लोर में पहुंची, उसकी नज़र सीबाई और उसके सेवक पर पड़ी, जो भी जाने ही वाले थे। यह एक सुखद संयोग था, क्योंकि ये किंग तांग का इरादा सीबाई के स्वास्थ्य को बहाल करके अपने वादे को पूरा करने के लिए सी परिवार से दोबारा मिलने का था। सुविधानुसार वह उनके साथ ही चली गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यूसू चुपचाप देखता रहा जब ये किंग तांग एक परिचित और सुंदर युवक के साथ परिसर से बाहर निकला। वह अपने स्वामी महामहिम की ओर मुड़ा, जो अपने सामान्य भावशून्य चेहरे के साथ भावशून्य बने रहे। म्यूसू ने चुपचाप अपना चेहरा थपथपाया। महाराज, कृपया अपनी तत्परता का एहसास जगाए। उसने मन बना लिया। उसे महामहिम और ये किंग तांग के लिए उसकी अनुरोधित बैठक के दौरान मिलने का अवसर बनाना था। जब आप चाहते हैं कि वह आपके बच्चे को गर्भ धारण कराए तो आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। मैं देख रहा हूं कि आपने काफ़ी संख्या में बुआ और इफ्रिट के तराजू खरीदे हैं। सीबाई ने ये किंग तांग की अजीबोगरीब खरीदारी का विषय उठाया जब वे सी के निवास की ओर जा रहे थे। सीबाई को पता था कि बुअस और इफ्रिट के तराजू क्या थे, लेकिन उसने उनके उद्देश्यों के बारे में कुछ खास नहीं सुना था। हाँ, ये किंग तांग वैसे भी अपनी खरीदारी पर लगाम नहीं लगाना चाहती थी। अध्याय 31 अग्निविष 1। अतीत में कई लोगों ने इन दोनों वस्तुओं के उपयोगों पर शोध करने की कोशिश की थी। हालांकि कई वर्षों बाद ही उन्हें एक सामान्य विचार समझ में आया। इसलिए हालांकि कुछ लोग ये किंग तांग की थोक खरीदारी से सावधान हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वे उनका उद्देश्य नहीं जान पाए हैं। तुम्हारा स्वाद सचमुच लाजवाब है। सीबाई हंसा। उसका आगे पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही वे सी के घर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही सीबाई को साफ तौर पर कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। जब वे अभी भी गलियारे में थे तब भी ये किंग तांग मुख्य हॉल से आती हुई हलचल को सुन सकता था। दादाजी, हम उनके इलाज में देरी नहीं कर सकते। मैं डुअन परिवार से उनकी फ्लेम सप्रेसेंट गोली लेने के लिए बातचीत करूंगा। मुख्य हॉल में एक गहरी आवाज़ गूंजी। डॉक्टर जू ने अपना इलाज शुरू कर दिया है। डुअन परिवार से सहयोग पाना आसान नहीं होगा।
इसके अलावा वे हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी तौर पर है। कौन जाने वे हमारी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करें तो भी मुझे शक है कि वे हमारी बात मानेंगे। इसके बाद ओल्ड मास्टर सी का जवाब आया, जिसके लहजे से उनकी परेशानी का अंदाज़ा लग रहा था। ये किंग तांग और सी बाई ने अगले ही पल मुख्य हॉल में प्रवेश करने से पहले एक दूसरे पर एक नज़र डाली। ओल्ड मास्टर सी के अलावा वहाँ एक और व्यक्ति था जिसका कद बड़ा था और जिसकी आकर्षक शक्ल सी बाई से काफ़ी मिलती जुलती थी, हालांकि वह अधिक परिपक्व और मजबूत दिखाई देता था। भाई, सी बाई उस आदमी की उपस्थिति से थोड़ा आश्चर्यचकित थी। वह व्यक्ति सी परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी और सी बाई का सबसे बड़ा भाई सी ये था। तुम वापस आ गए। सी ये ने सी बाई का अभिवादन करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। भाई, तुम कब लौटे? मैंने तुम्हें किसी के इलाज के बारे में बात करते सुना है। सी कियोन कहाँ है? सी बाई गंभीर हो गया। उनके परिवार की युवा पीढ़ी में सिर्फ वे 3 भाई ही थे। सी बाई, जो सबसे छोटा था और जन्म से ही कमज़ोर शरीर का था, अपने सबसे बड़े भाई सी ये और अपने बड़े भाई सी कियोन से बहुत प्यार पाता था। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण था। जैसे ही उसने सी कियोन के बारे में पूछा, सी ये का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सी बाई को सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि ओल्ड मास्टर सी की ओर देखा। बूढ़े मास्टर सी ने गहरी सांस ली और कहा, सी कियोन को एक इफ्रिट ने घायल कर दिया है और उसके अग्निविष से उसे जहर हो गया है। डॉक्टर जू इस समय उसकी चोटों का इलाज कर रहे हैं। सी बाई एक क्षण के लिए लड़खड़ा गई। इफ्रिट का अग्निविष घातक माना जाता था। यह महत्वपूर्ण अंगों पर ऊष्माक्षेपी प्रभाव डाल सकता था। सामान्य दवाओं से उस प्रभाव को कम करना अप्रभावी साबित हुआ था। मृत्यु दर लगभग 10 में से 9 थी, जहां पीड़ित को सचमुच जलन का दर्द तब तक सहना पड़ता था जब तक उसकी जीवन शक्ति समाप्त नहीं हो जाती। वर्तमान में इसका एकमात्र ज्ञात इलाज बर्फीला कमल खाना है, जो केवल युकान के पहाड़ों में ही पाया जाता है। युकान के पहाड़ लिन शहर से काफ़ी दूर थे। आने जाने में कम से कम 1 महीना लग सकता था। जब समय की कमी हो तो पहाड़ों से बर्फ का कमल लाना कोई कारगर उपाय नहीं होगा। मैंने अपने आदमियों को वह बर्फीला कमल लाने के लिए भेज दिया है। अब हमें डुआन परिवार से अग्निशमन की गोलियां उधार लेनी हैं। सी ये ने अपनी योजना दोहराते हुए भौहें सिकोड़ लीं। ज्वाला शमन गोली अपने नाम के अनुरूप अग्निविष के प्रभाव को विलंबित करने में सक्षम थी, जिससे बर्फ कमल को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। लेकिन भाई, वो गोली तो उनके परिवार की विरासत है। जैसा दादाजी ने बताया था, मुझे शक है कि वो तुम्हें यूं ही दे देंगे। सी बाई का चेहरा ये बात बताते हुए काला पड़ गया। सी ये की भौहें सिकुड़ी रहीं। उसे इस स्पष्ट तथ्य का पूरा एहसास था। लेकिन उस गोली के बिना सी कियोंग की जिंदगी बेशक, मैं उस विष को दबाने में मदद कर सकता हूँ। जब सी परिवार के सदस्य बहुत संकट में थे तो शोरगुल के बीच एक लड़की की आवाज़ स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। सी ये ने अपना ध्यान आवाज़ की ओर मोड़ा और अंततः सी बाई के बगल में खड़ी लड़की पर ध्यान दिया। यह महिला कौन है? सी ये ने शिष्टाचारवश पूछा। वह ये परिवार की युवती है, मिस ये किंग तांग, सी बाई ने स्पष्ट रूप से कहा। अध्याय 32 अग्निविष 2। जब सी ये को ये किंग तांग की पहचान पता चली तो उसकी गंभीर अभिव्यक्ति सावधानी में बदल गई। सी बाई, तुम उनसे कब परिचित हुई? सी ये की आवाज़ भी निषेधात्मक हो गई। भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने निश्चित रूप से अपनी मां की अप्राकृतिक मृत्यु के दुख का अनुभव किया था और वे ये परिवार से घृणा करते थे जिनके बारे में अफवाह थी कि वे अपराधी हैं। हम ये परिवार के सदस्यों का स्वागत नहीं करते, सी ये ने जोर देकर कहा। सी बाई अभी स्पष्टीकरण देने ही वाली थी कि बूढ़े मास्टर सी ने बीच में ही टोक दिया। सी ये, बदतमीजी मत करो। वह हमारी मेहमान हैं, सी बाई का इलाज करने आए हैं। सी ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने एक बार फिर ये किंग तांग के छोटे आकार को देखा। इलाज? उसकी उम्र में? बूढ़े मास्टर सी ने भौहें सिकोड़ लीं। दरअसल उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच सी बाई का इलाज कर सकती थी। इससे परेशान मत हो, हमारे पास और भी ज़रूरी काम है। ये कहकर बूढ़े मास्टर सी ने अपना ध्यान ये किंग तांग की ओर मोड़ा। मिस ये, आप कह रही थीं कि आप जानती हैं कि अग्निविष को कैसे दबाया जाता है। सी ये ने बूढ़े मालिक सी के रवैये पर मुंह बनाया। वह ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके दादा, जो हमेशा से ये परिवार से घृणा करते आए थे, अपनी एक महिला को सी बाई का इलाज करने की इजाज़त देंगे और उसे अपने घर में आने जाने की आज़ादी देंगे। ये किंग तांग ने सिर हिलाकर दोहराया, हाँ, आज मैं जो चीज़ें लाई हूँ उनमें से एक काम आ सकती है। क्या आप इफ्रिट के उन तराजू की बात कर रहे हैं? सी बाई को उसके शब्द तुरंत समझ आ गए जब उसे खजाने के मंडप से उसकी खरीदारी की याद आई। हाँ, ये किंग तांग ने अपने अनुमान की पुष्टि की। जब उसने ये दावा किया तो सी परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। सी ये ने गहरी भौहें चढ़ाईं जबकि उसने अपनी नाराज़गी को रोकने की पूरी कोशिश की। मिस ये, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे दादाजी को इलाज करने की इजाज़त कैसे दी।
लेकिन अगर आप इफ्रीट के शल्कों से जहर दबाने की सोच रही हैं, तो मुझे डर है कि कोई भी जान जाएगा कि यह नामुमकिन है। यद्यपि इफ्रिट के शल्कों में अग्नि प्रतिरोधकता का उच्च स्तर था, लेकिन जब तक शल्कों को दवाओं के लिए एक योजक के रूप में नहीं पीसा जा सकता, तब तक वे अग्नि विष के विरुद्ध निरर्थक रहेंगे, जो पीड़ित के शरीर में व्याप्त है। इसके अलावा शायद ही कोई इसके तराजू पर एक खरोंच भी लगा सके, जो इसकी लगभग अविनाशी संरचना का प्रमाण था। इसलिए इन्हें पीसकर चूर्ण बनाना लगभग असंभव था। सीई का बयान कमोबेश सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ तक कि बूढ़े मास्टर सी के चेहरे पर भी उस समय संदेह का भाव था। ये किंगतांग ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी और मन ही मन हंसने लगी। चूंकि और कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों न इसे आजमाया जाए। सीए ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि वह उसकी बातों का खंडन नहीं कर सका। बूढ़े मास्टर सी ने अपना निर्णय बताने से पहले एक गहरी सांस ली। हम मिस्ये को इसे आजमाने देंगे। दादाजी, क्या आपको यकीन है कि यह समझदारी है? सीए ने स्पष्ट रूप से अपनी आपत्ति व्यक्त की। भाई, मिस्ये सही कह रही हैं। उस फ्लेम सप्रेसेंट गोली के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें सी कियोन की खातिर कोई भी संभव विकल्प आजमाना चाहिए। सीबाई ने भी उसे समझाने की कोशिश की। सी यी का चेहरा धुंधला गया और उसने यी किंगतान को एक उलझन भरी और प्रभावशाली नज़र से देखा। मिस्ये, अब यह आप पर निर्भर है। बूढ़े मास्टर सी ने भारी स्वर में घोषणा की। ये किंगतान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगर मुझे अपनी तैयारी के लिए एक निजी कमरा मिल जाए तो मैं इसकी सराहना करूंगी। जरूर। बूढ़े मास्टर सी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अनुरोध पर सहमति जताई और एक पल में उसके लिए एक कमरा तैयार हो गया। ये किंगतांग ने अपनी तैयारी शुरू करते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। सी ये और सी बाई कमरे के बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। सी ये कसकर बंद दरवाजों को देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसने अपनी असहमति जाहिर की। ये सब बहुत बेतुका है। अध्याय 33 अग्निविष 3। सी बाई ने हंसते हुए कहा, आराम करो भाई। क्या मैं पिछले कुछ दिनों में बेहतर नहीं हो गया हूँ? सी ये ने उसे सिर से पांव तक जांचा। हालांकि सी बाई का पीलापन अभी भी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी सांसें पहले से कम दब गई थीं। दादाजी ने बताया था, ये किंगतांग ही वो है जिसने दवाइयाँ दी थीं। हाँ, उद्धरण चिन्ह। सी बाई के आश्वासन के बावजूद सी ये ने कृपालुता से उपहास किया। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसे सही नुस्खा पता था, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञता का मतलब केवल नुस्खे और सिद्धांतों में समृद्ध होना नहीं है। सी बाई को पता चल गया कि उसके भाई का निर्णय ये परिवार के प्रति उसकी गहरी नफरत से प्रभावित था और उसने अपना मामला यहीं समाप्त करने का निर्णय लिया। कुछ देर तक दोनों ने दरवाज़ों को देखा और अंदर से कोई हलचल नहीं देखी, तो वे सी कियोन के कमरे की ओर बढ़े। जब सी कियोन को एक इफ्रिट ने घायल कर दिया, तो सी ये केवल व्यर्थ ही देख सकता था, क्योंकि उसने खुद को इसके विष से जहर खाते हुए देखा था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि अपने भाई की रक्षा करने में अपनी अक्षमता के कारण सी को कितना पश्चाताप और क्रोध सहना पड़ा होगा। डॉक्टर जू, वह कब तक टिक सकता है? सी ये स्पष्ट रूप से सी कियोन की गंभीर स्थिति से व्यथित था। जब उसने उसे बिस्तर पर पड़ा देखा, उसका चेहरा दर्द से पीड़ित और धूप से झुलसा हुआ था। डॉक्टर जू ये खबर सुनाते हुए काफ़ी निराश लग रहे थे। सच कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे, लेकिन बिना किसी दवा के मुझे डर है यह ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इस खबर ने सी ये और सी बाई दोनों को बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। डॉक्टर जू, क्या इरिफ्ट के स्केल प्रभावी होंगे यदि उनका उपयोग दमनकारी के रूप में किया जाए? सी बाई ने किसी भी संदेह को दूर करने की आशा में पूछा। डॉक्टर जू ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये प्रभावी हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अभी तक किसी को इसमें सफल होते नहीं देखा। ऐसा करने के लिए शल्कों को पाउडर में तोड़ना होगा जो मिश्रण के रूप में उपयुक्त हो। इन शल्कों को पत्थरों की तरह सख्त करने के लिए कोई भी प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। जब सी ये ने स्पष्टीकरण सुना, तो उसने सी बाई पर एक तिरस्कार भरी नज़र डाली। सी बाई अपने भाई के संदेश को जरूर समझ सकता था, लेकिन वह आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। ये किंगतांग ऐसा कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लॉर्ड सी बाई, क्या इस प्रश्न के पीछे कोई कारण है? डॉक्टर जू ने पूछा। इससे पहले कि सी बाई उसके प्रश्न का उत्तर दे पाती, सी ये, जिसने स्पष्ट रूप से बहुत लंबे समय तक सहन किया था, तिरस्कारपूर्वक बोला, ये परिवार की किसी महिला ने अभी दावा किया है कि वह उन तराजू का उपयोग दमनकारी के रूप में कर सकती है। डॉक्टर जू उस दावे को सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और ठीक उसी समय सी ये उम्मीद कर रहे थे कि वे एक किंगतांग की अहंकार के लिए आलोचना करेंगे, लेकिन इसके बजाय डॉक्टर जू ने राहत की सांस ली। ठीक है, अगर यह मिस्ये है तो वह एक रास्ता जान सकती है। डॉक्टर जू ने स्पष्ट रूप से ये किंगतांग की क्षमताओं पर अपना विश्वास व्यक्त किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। सी ये कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि उसके जैसा प्रतिष्ठित चिकित्सक ये किंगतांग के विचित्र तरीकों से सहमत होगा।
सीबाई बिना कुछ कहे बस देखता रहा और अपने भाई को उसकी अप्रत्याशित हार पर उदास देखकर आहें भरता रहा। ये किंगतांग इन दिनों सी परिवार के पास आती रही थी और डॉक्टर जू ने उनसे चिकित्सा पद्धतियों पर कई बार सलाह ली थी। कोई भी बता सकता था कि डॉक्टर जू उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता से पूरी तरह प्रभावित थीं। जब सब लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, ये किंगतांग आखिरकार एक परिचारिका के मार्गदर्शन में सी कियोन के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उसने अपने हाथों में एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल पकड़ी हुई थी। मिस्ये, आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। डॉक्टर जू ने कमरे में कदम रखते ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उनका स्वागत किया। ये किंगतांग ने एक सूक्ष्म इशारा किया और लगभग सहज रूप से सीए की तीक्ष्ण निगाहों से बचते हुए वह सीधे बिस्तर पर पड़े सीकियोन के पास पहुंची। सीकियोंग अपने शरीर में आग के जहर से उत्पन्न भीषण दर्द को सहन करने के बाद बेहोश हो गया था। अब तक उसका क्या हाल है? ये किंगतांग ने डॉक्टर जू से पूछा। डॉक्टर जू इस खतरनाक स्थिति पर केवल अपना सिर हिला सकते थे। ये किंगतांग ने सीकियोंग की हालत देखी और देखा कि उसकी छाती के बाईं ओर घाव पर बंधी पट्टियों से ताज़ा खून बह रहा है। उसने तुरंत अपनी आस्तीनें चीख की और बगल में खड़े डॉक्टर जू से अनुरोध किया, डॉक्टर जू, मुझे ये पट्टियां हटाने में आपकी मदद चाहिए। अध्याय 34 अग्निविष 4। डॉक्टर जू आगे आने ही वाले थे कि सीए का विशाल शरीर बिस्तर के ठीक सामने आ गया। उसने ये किंगतांग के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जो पट्टियां हटाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें पता है कि उसकी छाती पर जख्म गहरा है। अब उन पट्टियों को हटाकर तुम क्या करना चाह रहे हो? सीए ने ठंडे और तिरस्कार भरे स्वर में पूछा। ये किंगतांग ने सीधे सीए की आंखों में देखा, जो उसे एक जानवर की तरह घूर रही थी जो अपने शिकार पर घात लगाए बैठा था, और अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ उसने स्पष्ट रूप से कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाई अपनी पीड़ा जारी रखे तो बेझिझक अपना समय लें। सीए ने उस पर क्रोध से भरी नजर डाली, जो उसे भयंकर वेग से घेर रही थी। लॉर्ड सीए, मिस्ये चिकित्सा क्षेत्र में पारंगत हैं। अगर वह इसे व्यक्तिगत रूप से संभालने को तैयार हैं तो मुझे यकीन है कि उन्हें इसकी सफलता का पूरा भरोसा होगा। क्यों न उन्हें इसे आजमाने दिया जाए? डॉक्टर जू ने उन्हें भी समझाने की कोशिश की। अगर उसे कोशिश करनी ही है डॉक्टर जू, तो आपको ही कार्यकारी चिकित्सक बनना चाहिए। वह भी इसके लिए बहुत छोटी है। सीए, ये किंगतांग को घूरती रही। कहने की ज़रूरत नहीं कि उसकी उम्र चाहे जो भी हो, जब तक वह ये परिवार से थी, सीए हार नहीं मानेगी। सीबाई किनारे से देख रहा था और उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसके दादा और सबसे बड़े भाई एक ही टोकरी के चने जैसे थे, खच्चर की तरह जिद्दी। सीबाई सीए को एक तरफ हटने के लिए मनाने ही वाली थी कि ये किंगतांग ने अचानक अपना पतला हाथ सीए के हाथ में डाल दिया और उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। सीए कुछ कर भी पाता उससे पहले ही उसने अपना अगला पैर उठाया और सीधे उसके बाजू में लात मार दी। सीए कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि उसके जैसी लड़की बिना किसी चेतावनी के लड़ाई शुरू कर देगी। इसके अलावा उसकी चाल बिजली की गति से थी। कमरे में एक जोरदार दरार की आवाज़ गूंजी। ये किंगतांग ने उस एक ही लात से सीए की बाँह उखाड़ दी थी। मैं अब एक जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। ये किंगतांग ने सीए को कमरे से बाहर फेंक दिया और जैसे ही उसने पट्टियां हटानी शुरू की, उसने सीबाई से कहा, जब तक मैं यहाँ व्यस्त हूँ, अपने बड़े भाई पर नज़र रखना। सीबाई इस स्थिति पर न तो हंस सका और न ही रो सका, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा और सीए को रोक लिया, जो उन्माद में आ गया था। भाई, उसे कोशिश करने दो, मैं आश्वासन दे दूंगा। तुम मूर्ख हो। सीबाई को चोट पहुंचाने से बचने के लिए अगर वह जवाबी कार्रवाई करता तो सीए केवल ये किंगतांग को घूर सकता था, जबकि वह अपने उखड़ी हुई बाँह के असहनीय दर्द को सहन कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके परिवार को क्या दिक्कत है, जो ये परिवार के किसी सदस्य पर भरोसा कर रहा है। ये किंगतांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से पट्टियां हटा दीं। उन पट्टियों के नीचे एक घिनौना जख्म दिखाई दे रहा था, जिस पर जली हुई त्वचा ने उसे और भी उभार दिया था। ये किंगतांग ने आंखें सिकोड़ लीं और कमर से एक खंजर निकाला। हाथ के एक झटके से खंजर जख्म पर चमका और एक खूनी सीवन बना दिया। कमरे में मौजूद सभी लोग उस समय सदमे में आ गए जब उन्होंने उसकी यह हरकत देखी। सीबाई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये किंगतांग ऐसा हाथ दिखाएगा। उसने सहज ही सीए पर अपना संयम ढीला कर दिया। सीए ने अपने भाई को सीने पर वार करते हुए देखा तो वह एक क्रूर जानवर की तरह आगे बढ़ा और ये किंगतांग को फाड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब डॉक्टर जू ने देखा कि ये किंगतांग ने एक चीनी मिट्टी की बोतल उठाए और उसमें से लाल चूरा जैसी सामग्री को खुले घाव में खाली कर दिया, तो वह भी आगे बढ़े और सीए का रास्ता रोक दिया। प्रभु सीए, रुको, मिस्ये इफ्रिट के शल्क सीधे घाव पर लगा रही हैं। इससे शरीर में जहर का असर कम हो जाएगा। इफ्रीट के तराजू। जब सीए ने डॉक्टर जू के शब्द सुने तो वह एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। यह मेरी अज्ञानता है, ये सोचना कि इन शल्कों को पीसकर चूर्ण बनाने का कोई तरीका है। मिस ये वाकई कमाल की हैं। डॉक्टर जू पूरी तरह से दंग रह गईं।
अपनी कम उम्र के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम ये किंगतांग ने अनुभवी और प्रतिष्ठित चिकित्सक को बार बार प्रभावित किया था। अध्याय 35 अग्निविष 5। मिसिए ने जरूर पहले से इसकी योजना बनाई होगी। पिसे हुए शल्कों को मौजूदा दवाओं में मिलाने में ज्यादा समय लगेगा। इसे सीधे खुले घाव पर लगाने से रक्त प्रवाह में मौजूद जहर सीधे तौर पर दबा दिया जाएगा। मैंने पहली बार ऐसा तरीका देखा है। ये ने संदेह और घबराहट से भरी आंखों से ये किंगतांग को घूरा। इफ्रिट के पिसे हुए शल्कों की एक पूरी बोतल घाव पर खाली करने के बाद सीकियोन की झुलसी हुई त्वचा धीरे धीरे ठीक होने लगी, जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थी। उसका बुखार उतर गया और उसकी सांसें भी सामान्य हो गईं। ये सब सी की आंखों के सामने एक चमत्कार की तरह घटित हुआ। ये किंगतांग ने अपना इलाज पूरा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया कि बोतल में कुछ भी बचा न रहे। उसने खाली बोतल रख ली और कहा, इससे उसके शरीर में मौजूद अग्निविष का शमन हो जाएगा। लेकिन उसके विष को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए उसे अभी भी हिमकमल की जरूरत होगी। सी ने हैरानी से ये किंगतांग की तरफ देखा और फिर डॉक्टर जू की ओर मुड़कर सीकियोन की हालत का जायजा लिया। उनका मूड अब थोड़ा नरम पड़ गया था। डॉक्टर जू ने सीकियोन के महत्वपूर्ण संकेतों का पुनः मूल्यांकन किया और जैसा कि ये किंगतांग ने निर्धारित किया था, उनकी हालत स्थिर हो गई है। फिलहाल आगे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब सी को पता चला कि विष वास्तव में दबा दिया गया है, तो उसने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने ये किंगतांग की अस्पष्ट मुस्कान देखी, तो सी का प्रारंभिक आक्रोश शर्मिंदगी में बदल गया और उसका आकर्षक चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मिसिए, मुझे माफ़ करना। सी ने अजीब सी माफ़ी मांगी। हालांकि उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये किंगतांग ने सचमुच वही किया था जो उसने शुरू में दावा किया था। ये किंगतांग मुस्कुराई पर चुप रही। परिवार का दिल जीतना कभी आसान नहीं होता, वरना वह उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश ही न करती। सी अभी भी शर्मिंदगी से घुट रहा था। उसने जल्दी से घोषणा की, मैं दादाजी को बता दूंगा। ये कहकर वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किए बिना चला गया। सी मुख्य हॉल में आए और ओल्ड मास्टर सी को बताया कि सीकियोन खतरे से बाहर है। जब बूढ़े मास्टर सी को पता चला कि ये सब ये किंगतांग की बदौलत है, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, लगता है हम पर फिर से उसका एहसान हो गया है। दादाजी, उसे क्या हुआ है? सी स्पष्ट रूप से घबरा गया था। बूढ़े मास्टर सी ने अपने परेशान पोते की ओर देखा और फिर ये किंगतांग की कहानी सुनाई कि कैसे उसने सीबाई का इलाज करने के बदले में म्यूसू से मिलने का अनुरोध किया था और ये परिवार में उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सी ने जो सुना उससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुझे डर है कि अब हमारे लिए उसके एहसानों का बदला चुकाना आसान नहीं होगा। बूढ़े मालिक सी ने एक कड़वा मीठा चेहरा दिखाया। अगर सीबाई के इलाज से कुछ समय के लिए उनके पूर्वाग्रह कम हुए थे, तो सीकियोंग की जान बचाकर उन्होंने ये परिवार की बदकिस्मत लड़की के प्रति उनका विश्वास पूरी तरह से जीत लिया था। अगर ये किंगतांग न होती तो 2 जानें चली जातीं। सी अपने विचारों में डूबे हुए थे जब ओल्ड मास्टर सी ने देखा कि उनका बायां हाथ उनके कंधों से असामान्य रूप से लटक रहा है। आपके हाथ में क्या समस्या है? सी को अपनी उखड़ी हुई बांह की याद आते ही एक पल के लिए ठिठक गया। उसने बेपरवाही से हंसते हुए अपनी बांह को अपनी जगह पर रखते हुए कहा, बस एक सबक जिसका मैं हकदार था। दादाजी, मैं ही हूं जिसने उसके साथ सबसे पहले बदतमीजी की थी। मैं थोड़ी देर में उससे औपचारिक रूप से माफ़ी मांग लूंगा। सी ने गंभीरता से कहा। बूढ़े मास्टर सी ने हाथ हिलाकर उनकी बात टाल दी। हालांकि वह अभी छोटी है, लेकिन अपनी उम्र की दूसरी लड़कियों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। चूंकि उसने तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया होगा। बस एक बात याद रखना, हमें भविष्य में उसका आदर और सम्मान करना होगा। अध्याय 36 सबत का अनुष्ठान 1। बूढ़े मास्टर सी पहले तो ये परिवार के आंतरिक संघर्ष में उलझने के खिलाफ थे, लेकिन अब उनका मन बदल गया था। यदि उनके महान बुजुर्ग वापस लौट आए और उन्होंने ये किंगतांग पर उंगली उठाने का इरादा किया, तो सी परिवार अब चुपचाप बैठकर देखता नहीं रहेगा। सी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। डॉक्टर जू इफ्रिट के तराजू को पीसने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर ये किंगतांग से परामर्श करना चाहते थे, लेकिन उसने उनके सवालों को टाल दिया। वह केवल वही प्रकट नहीं करना चाहती थी जो वह जानती थी, जो पुनर्जन्म से उसे लाभ मिला था। 2 लोगों की जान बचाने के बदले में उसने सी परिवार का विश्वास सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया था, जो उसके पूर्वानुमान के अनुरूप ही था। कदम दर कदम आगे की योजना बनाते हुए उसने इस जीवन में अपनी रणनीतिक योजना पहले ही पूरी कर ली थी। सी परिवार से विदा लेकर ये किंगतांग सीधे घर चली गई। अपनी आयाम अंगूठी से बुआ का एक टुकड़ा निकालकर उसने अपने मन को शांत किया और साधना प्रशिक्षण शुरू किया। किसी भी उपलब्ध सहायता के बावजूद अंततः वह अपना प्रतिशोध लेने के लिए केवल स्वयं पर ही भरोसा कर सकती थी। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए और लिन शहर में एक बड़ी घटना घटित होने वाली थी।
सब बात का अनुष्ठान, जहां लिन शहर के सभी कुलीन परिवार आम लोगों को आशीर्वाद देते थे और शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते थे। सब बात के समय कुलीन परिवारों के सदस्य इस महत्वपूर्ण अवसर में योगदान देने के लिए मंच पर स्थित वेदी की ओर बढ़ते थे। सबत के दिन शहर की सड़कों और घरों में इस आयोजन के लिए सजावट और तामझाम की भरमार थी। शहर के मुख्य चौक में एक मंच पर एक विशाल वेदी बनाई गई थी और हालांकि आयोजन अभी शुरू नहीं हुआ था, आम लोग सबत के दिन का इंतजार करते हुए वेदी के चारों ओर जमा हो चुके थे। ड्रैगन पत्थर से बना भव्य आकाश चक्र अपनी पूरी भव्यता के साथ वेदी के ऊपर खड़ा था, जिसकी सभी जटिल नक्काशी नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी। नक्काशी में एक रूलेट के चारों ओर बैठे कई ड्रैगन दर्शाए गए थे, जो इतने वास्तविक थे कि ऐसा लग रहा था मानो ये ड्रैगन कभी भी जीवित हो सकते हैं। आकाश चक्र घुमाना एक प्राचीन अनुष्ठान था जो सदियों से प्रचलित था। किंवदंतियों के अनुसार सैकड़ों साल पहले लिन शहर पर विपत्तियां आई थीं। जब उसके लोग संकट में थे तो एक रक्षक प्रकट हुआ और मुक्ति की योजना प्रस्तुत की। अथक प्रयास के बाद एक ड्रैगन पत्थर प्राप्त हुआ और सैकड़ों कारीगरों के सहयोग से आकाश चक्र का निर्माण कुछ ही महीनों में पूरा हो गया। कहा जाता है कि आकाश चक्र घुमाने से एक ड्रैगन की आभा उत्पन्न होती थी, जो विपत्तियों के लिए जिम्मेदार सभी बुराइयों को नष्ट कर सकती थी और बदले में शहर में शांति और समृद्धि लाती थी। पहिए का वजन हजारों पाउंड था और इसे सफलतापूर्वक घुमाने के लिए कम से कम 5वीं कक्षा तक पहुंचे हुए व्यक्ति जैसी शक्ति की आवश्यकता होती थी। कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि बारी बारी से पहिया घुमाते थे। पहिया जितने चक्कर लगा पाता था, उससे सीधे तौर पर उसे घुमाने वाले व्यक्ति की शक्ति का निर्धारण होता था। डुआन, ये और सी परिवार, आपके हिसाब से इस साल किसका प्रतिनिधि सबसे ज्यादा चक्कर लगा पाएगा? आम लोग कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार करते हुए आपस में अटकलें लगा रहे थे। सबके पास अपने अपने इक्के हैं। पहले ये परिवार के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती थी। तुम्हें पता है, उनकी युवती मिस ये किंगतान के पास एक हरी भरी आत्मा की जड़ थी। उसकी क्षमता निश्चित रूप से बाकियों से कहीं ज्यादा है। उसके बराबर का एकमात्र व्यक्ति सी परिवार का श्रीमान सी बाई ही होगा। वह लड़का बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन जन्म से ही उसका शरीर कमजोर था और क्या वह पिछले सालों में भाग लेने से नहीं बचता था? मुझे शक है कि वह इस साल भाग लेगा। मिस ये किंगतांग, क्या आपने नहीं सुना? प्रशिक्षण में उसकी आत्मा की जड़ टूट गई। ये सही है। कितना बेकार है। लेकिन मैंने सुना है कि ये परिवार की एक और युवती है, मिस ये यू। कुछ समय पहले ही क्लाउड ब्रेकर्स के सम्राट ने उसे अपनी शिष्या के रूप में चुना था। हो सकता है कि वह मिस ये किंगतान की जगह उनकी प्रमुख बन जाए। अरे रुको, वह तो पहले ही उनके कुल में शामिल होने के लिए चली गई है। लगता है वह भी इसमें भाग नहीं लेगी। अध्याय 37, सबत का अनुष्ठान 2। मिस ये यू या ये शुन पिछले कई सालों से उनकी प्रतिनिधि रही हैं। अगर इस बार मिस ये यू नहीं है तो सबसे ज्यादा संभावना है कि ये शुन ही मंच पर जाएंगी। हालांकि ये शुन गोद ली हुई है, फिर भी उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। रूप रंग और सुंदर चेहरे के कारण मैं कहूंगा कि वह एक उपयुक्त प्रतिनिधि है। धीमी फुसफुसाहट और भीड़ की बकबक के बीच अनुष्ठान शुरू होने का समय तेजी से नजदीक आ रहा था। तीनों कुलीन परिवारों के सदस्य पहले ही वेदी पर पहुंच चुके थे। वेदी के मंच के ऊपर गड़गड़ाती हुई ढोल की गड़गड़ाहट ने सब बात के अनुष्ठान की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया। ये सबसे पहले मंच पर गए। आकाश चक्र के सामने खड़े होकर उन्होंने चक्र को अपनी बाहों में भरने से पहले आशीर्वाद की प्रार्थना की। अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने कई हजार पाउंड वजन वाले चक्र को पूरी ताकत से घुमाया। विशाल आकाश चक्र एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ घूम रहा था, मानो किसी अजगर की दहाड़ हो। मंच के चारों ओर खड़े आम लोग अपनी प्रार्थनाओं में मग्न घूमते हुए चक्र पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। आकाश चक्र 2 चक्कर लगाने के बाद रुक गया। इसके भारी वजन के अलावा पहिए के गियर्स के बीच इतना ज्यादा टकराव होता था कि सदियों तक पहिए को घुमाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सिर्फ एक चक्कर घुमाना भी एक आम किसान के लिए भारी पड़ता था। ये ने 2 चक्कर घुमाए, जिसके लिए जाहिर तौर पर दर्शकों की वाहवाही बटोरी। परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी के रूप में उनकी ताकत वास्तव में प्रभावशाली है। डुआन त्यानराव वेदी के पास खड़ा था और ये को मंच से नीचे आते देख रहा था। उसने अपना चेहरा सीधा रखा, जो उसके भाई डुआन त्यानरुई के विपरीत था, जो स्पष्ट रूप से खुश था, और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए डुआन त्यानराव से बोला, भाई, वो इतना प्रभावशाली नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा से ज्यादा 5वीं स्टेज का है, जबकि भाई, तुम तो पिछले महीने ही 6ठी स्टेज पार कर चुके हो। उसे हराना तो बहुत आसान है। डुआन त्यानराव के होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी, जबकि उसने अपनी नजरें ये पर दौड़ाईं, लेकिन अपना ध्यान आकर्षक बाई पर केंद्रित किया, जो मंच के नीचे खड़ी थी। बाई परिवार में असली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि उसने कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उसकी प्रतिभा को देखते हुए ये कभी भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। डुआन त्यानराव जिस असली व्यक्ति से आगे निकलना चाहता था, वह हमेशा से बाई ही था। दुर्भाग्यवश बाई ने कभी इसमें भाग नहीं लिया।
सीए के मंच से उतरने के बाद डुआन परिवार की बारी आई। उनके प्रतिनिधि के रूप में डुआन त्यानराव एक ही छलांग में मंच पर कूद पड़े। जब उनका विशालकाय व्यक्तित्व मंच पर आया तो दर्शकों की भीड़ में से बहुत सी लड़कियां उन्हें देखने के लिए तरस गईं। शहर के सभी रईसों में सीबाई दिखने में सबसे आकर्षक माना जाता था, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी कमज़ोर काया के कारण वह शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलता था। दूसरी ओर डुआन त्यानराव अपने हटे कट्टे शरीर और आकर्षक चेहरे के कारण शहर की कई लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींचता था। डुआन त्यानराव आकाश चक्र के पास खड़ा था और जैसे ही उसने अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित की, उसने एक क्षण में अपनी शक्ति बढ़ा ली और चक्र को घुमाने के लिए तुरंत सक्रिय हो गया। अगले ही क्षण पहिया घूमने लगा और उस तीव्र घूर्णन के साथ दर्शक आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। डुआन त्यानराव की शक्ति के तहत स्काई व्हील ने 3 पूर्ण चक्कर पूरे किए। उन्होंने एक और राउंड हासिल करके स्पष्ट रूप से सीए को पीछे छोड़ दिया था। ये हाल के वर्षों में सबसे अधिक रिकॉर्ड था। उसमें फिर से सुधार आ गया है। इतनी ताकत के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें घर का अगला मुखिया चुना गया। कोई भी आम आदमी उनसे आगे नहीं निकल सकता। डुआन त्यानराव अपनी सामान्य मुद्रा में थे, हालांकि भीड़ की उत्साहपूर्ण जय जयकार और प्रशंसा का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में संतुष्टि की झलक थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर भीड़ की ओर देखा, उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया और अपनी प्रशंसा व्यक्त की। आज यहाँ सबके सामने खड़ा होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की घोषणा करना चाहूँगा। अध्याय 38, सबत का अनुष्ठान 3। मंच के नीचे भीड़ के बीच खड़े ये लिंग का चेहरा उदास हो गया। सहज ही उसने चिंता से भरी नज़र से ये किंगतान की ओर देखा, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी। डुआन त्यानराव ने उत्सुक भीड़ पर अपनी नज़र घुमाए और बिना किसी देरी के सीधे घोषणा की। आज मैं उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे डुआन त्यानराव और मिस ये किंगतान के बीच सगाई के त्याग का गवाह बने। जब ये शब्द बोले गए तो पूरे चौक में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अब वह सगाई तोड़ रहा है? क्यों? उसने जो किया उससे ये परिवार निश्चित रूप से बुरा लगेगा। आम लोग उसकी घोषणा से स्तब्ध थे। डुआन और ये परिवार, जो समान स्तर के कुलीन परिवार थे, की सगाई बहुत पहले से ही एक उत्सव के रूप में होती थी। इतने समय बाद आज उनकी सगाई का त्याग किया जाएगा, ये कल्पना करना कठिन था। ये लिंग के चेहरे पर तुरंत एक साया छा गया, लेकिन वो जानता था कि अगर वो अभी हंगामा भी करे तो भी आखिरकार सारा बोझ ये किंगतान ही उठाएगा। अब वो बस खुद पर लगाम लगा सकता था। डुआन त्यानराव ने भीड़ की प्रतिक्रियाओं को देखा और बिना विचलित हुए अपना भाषण जारी रखा। यह एक है, और दूसरी खबर जो मैं साझा करना चाहता हूं वह यह है कि ये परिवार की मिस येशुन और मैंने एक दूसरे के प्रति अपने अटूट प्रेम का इजहार किया है और हमने सगाई कर ली है। ये कहते हुए डुआन त्यानराव ने अपनी नज़र घुमाई, जिससे भीड़ का ध्यान मंच के नीचे डुआन त्यानरुई के बगल में खड़े येशुन की ओर चला गया। येशुन ने अपनी सुंदरता को उजागर करते हुए एक सफ़ेद गाउन पहना हुआ था तथा उसके सौम्य और परिष्कृत चेहरे पर एक आकर्षक और शर्मीली मुस्कान थी। जुनेर, मंच पर आओ। डुआन त्यानराव उसके आकर्षक बदलाव को देखकर एक चमकदार मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। भीड़ की जिज्ञासु निगाहों के बीच मंच पर आते हुए येशुन के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, डुआन त्यानराव ने उसका गोरा और नाजुक हाथ कसकर पकड़ लिया। जुनेर, तुम मेरी मंगेतर हो और तकनीकी रूप से हमारे घर की एक गौरवशाली सदस्य भी। क्यों न इस अवसर पर हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद दो। डुआन त्यानराव ने उसे स्नेह और कोमलता से देखा। येशुन ने विनम्रता से सिर हिलाया। उसके सौम्य व्यवहार ने भीड़ में कई लोगों का ध्यान जरूर खींचा। येशुन, लिन शहर की सबसे खूबसूरत लड़की होने के नाते शहर के आम लोगों के बीच एक व्यापक रूप से स्वीकृत राय थी। उसे वास्तविक रूप में देखकर यह राय और पुख्ता हो गई। जब वह तेजस्वी डुआन त्यानराव के बगल में चुपचाप खड़ी थी तो सभी को लगा कि दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। मुझे कहना होगा, मिस येशुन सचमुच मिस्टर डुआन त्यानराव के लिए एकदम उपयुक्त हैं। डुआन त्यानराव की दूसरी खबर सुनकर भी भीड़ हैरान रह गई। ये किंगतान से सगाई पहले ही पल में टूट जाना, लेकिन उसके बाद ये परिवार से ही येशुन से सगाई होना उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। लेकिन हालांकि उन्हें यह अचानक लगा होगा, लेकिन मंच पर युगल को करीब से देखने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि वे एक बेहतर जोड़ी हैं। हालांकि येशुन को ये परिवार ने गोद ले लिया था, फिर भी वह एक स्वाभाविक सुंदरी थी जिसके सौहार्दपूर्ण स्वभाव ने कई लोगों की प्रशंसा अर्जित की थी। वह कई पुरुषों के दिलों में एक आदर्श पत्नी का प्रतीक थी। चूंकि यह आपकी सिफारिश है, मैं इसे आजमाऊंगी, येशुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, एक सौम्य मुस्कान के साथ जिसने निश्चित रूप से उसके आसपास के पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। डुआन त्यानराव ने सिर हिलाकर सहमति जताई और पीछे हट गए। एक पैनी नज़र से येशुन ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हुए पहिए पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आज वह सिर्फ ये परिवार की गोद ली हुई महिला नहीं थी, वह डुआन त्यानराव की मंगेतर थी और निकट भविष्य में डुआन परिवार की प्रथम महिला भी। अध्याय 39, आकाश चक्र घुमाना 1।
ऐसे इरादे रखते हुए येशुन ने अगले ही पल आकाश चक्र को घुमा दिया। येशुन भले ही अधिक ताकत लगाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन उसके अच्छे भाग्य से आकाश चक्र फिर भी घूम गया। पलक झपकते ही पहिए ने एक चक्कर पूरा कर लिया। जब उसकी शोरगुल भरी गर्जना थम गई तो येशुन की आंखें संतुष्टि से चमक उठीं। अपना परिणाम देखने के बाद डुआन त्यानराव भी प्रसन्न हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस येशुन इतना बेहतर कर पाएंगी। मुझे याद आया कि पिछले साल तो वे सिर्फ आधा राउंड ही कर पाई थीं। इस बार तो पूरा राउंड ही कर पाईं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे मिस्टर डुआन त्यानराव से इतना प्यार मिला है। अपनी प्रतिभा और सुंदरता के साथ अगर भविष्य में वह घर के मुखिया बनते हैं तो वह एक योग्य प्रथम महिला साबित होंगी। आम लोग येशुन की प्रगति से प्रभावित हुए और उसके साथ डुआन त्यानराव के विवाह के पक्ष में खड़े होने लगे। तथापि एक मिनट रुको, अगर वह डुआन परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही है तो ये परिवार का क्या होगा? कई लोगों के मन में संदेह उठने लगे। पिछले कुछ सालों से येयू या येशुन ही ये परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब येयू बादल तोड़ने वालों के कुल में शामिल होने के लिए चले गए थे और येशुन ने डुआन परिवार के हिस्से के रूप में उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया था। हालात को देखते हुए ये किंगतांग ही एकमात्र बची हुई महिला थी जो ये परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती थी। अगर यह अभी भी अतीत की बात होती तो ये किंगतांग का प्रतिनिधि बनकर मंच पर आना तय था, लेकिन उसकी आत्मा की जड़ ही टूट गई थी। ऐसे में वह कैसे पहिया घुमा सकती थी? यह एहसास होने पर भीड़ ने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करना शुरू कर दिया कि ये परिवार के सदस्य कहाँ हैं। भीड़ की घूरती निगाहों के सामने खड़े ये लिंग के चेहरे पर एक उदास भाव था। हालांकि उसे पता था कि डुआन त्यानराव सगाई तोड़ देगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि येशुन उसके साथ मिलीभगत करेगी, जबकि वे दोनों अपनी सगाई की घोषणा भी कर चुके थे। इस समय ये लिंग के पास दूसरों की सोच पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नज़रें बगल में खड़ी ये किंगतांग की ओर घुमाई और तरह तरह की भावनाएं उसके विचारों में उमड़ रही थीं। उन्होंने येशुन को अपना प्रतिनिधि बनाने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लाखों वर्षों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तांग तांग, ये लिंग का पीड़ित चेहरा चिंता से विकृत हो गया था। 3 कुलीन परिवारों की युवा पीढ़ी ही वेदी के मंच पर जा सकती थी। अगर वह खुद भी ऊपर जाना चाहे तो यह उनके रीति रिवाजों के विरुद्ध होगा। अब वह अकेली है। ये किंगतांग इस पूरे समय चुपचाप ये लिंग के पास खड़ी रही। यहाँ तक कि जब डुआन त्यानराव ने अपनी सगाई में उसकी जगह येशुन को शामिल किया तब भी वह उदासीन रही। लेकिन जब उसने ये लिंग की चिंताग्रस्त नज़र देखी तो वह अपनी नज़रें थोड़ी नीचे करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये लिंग ने अपना निर्णय लेने से पहले गहरी सांस ली। तांग तांग, आपको हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंच पर जाना होगा। ये लिंग किसी भी कीमत पर उसे मंच पर जाने से रोकता अगर उसके पास कोई विकल्प न होता। ये किंगतांग पहिया घुमा पाएगा या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस यही चाहता था कि यह आयोजन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये किंगतांग ने विनम्रता से सिर हिलाया। उसकी थोड़ी झुकी हुई आंखों में चालाकी की झलक थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाईं और मंच पर एक जोड़े के रूप में साथ खड़े डुआन त्यानराव और येशुन की ओर देखा, उसके चेहरे के घूंघट के नीचे उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अगले ही क्षण वह धीरे धीरे मंच के पास पहुंची। उसकी उपस्थिति ने आसपास की भीड़ में से कई आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये परिवार की इस युवती के प्रति कई लोगों के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। अपनी आत्मा की जड़ टूटने से पहले भी वह कभी मंच पर नहीं गई थी, सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए आज का दिन पूरे शहर की चौकस निगाहों के बीच उनकी पहली प्रस्तुति माना जा सकता है। अध्याय 40, आकाश चक्र का घूमना 2। जैसे ही येशुन ने भीड़ के पार आते हुए ये किंगतांग को देखा, उसकी आंखों में एक चमक उसके प्रति उसकी घृणा को प्रकट कर रही थी, जिसे उसने चतुराई से किसी की नज़र में आए बिना छुपा लिया था। डुआन लैंग, लेकिन वह येजुन ने डुआन त्यानराव को देखते हुए बेचैनी का नाटक किया। डुआन त्यानराव ने उसकी तरफ सिर हिलाया और कहा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी अगले साल हो जाएगी और अब तुम सिर्फ ये परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी, इसलिए तुम्हें उनके मामलों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डुआन त्यानराव ने ये किंगतांग की समझदारी की सराहना की, क्योंकि उसने उसकी सगाई के मामले को सार्वजनिक रूप से तूल नहीं दिया। लेकिन वह गाड़ी चला पाएगी या नहीं, या वह अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनेगी, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ये किंगतांग मंच पर चढ़े तो डुआन त्यानराव ने बेशर्मी से येशुन की कमर पकड़ ली और एक ही छलांग में वे शान से फर्श पर उतर गए। केवल ये किंगतांग ही विशाल वेदी के मंच पर रह गया। भाई, ये घराने वाले उसे सचमुच भेज रहे हैं। उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए यह आश्चर्य की बात होगी कि क्या वह ऐसा कर पाएगी। डुआन त्यानरुई ने अपना तिरस्कार नहीं छिपाया और ये किंगतांग को मंच पर आते देख आंखें घुमाईं। त्यानरुई, कृपया ऐसा कहना बंद करो। येशुन ने निराश चेहरा बनाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। डुआन त्यानरुई ने पलटकर जवाब दिया, तुम तो बहुत ही मिलनसार हो। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे वो फ्लोरा मूनस्टोन लाने भेजा था?
उसी ने उसे छीन लिया था। येशुन ने अपने होंठ भींच लिए और अपनी निगाहें नीचे झुका ली, उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक छिप गई। जुनैर, वह सही कह रहा है। उसकी भलाई ये परिवार की जिम्मेदारी है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इसके लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। डुआन त्यानराव ने अपनी युवती को संकट में देखकर उसे कोमल स्वर में सांत्वना दी। ये सही है, बस आराम से बैठो। डुआन त्यानरुई ने सहमति जताई। येशुन ने आखिरकार विनम्रता से सिर हिलाया, बिना किसी को उसके दिखावे के पीछे छिपे उसके व्यंग्य का एहसास हुए। जब उसने मंच पर खड़ी ये किंगतांग की ओर नजर उठाई तो उसकी आंखों में व्यंग्य की एक चमक दिखाई दी। ये किंगतांग मंच पर अकेले खड़े होकर विशाल आकाश चक्र को देखती रहीं और उदासीन रहीं। मंच के चारों ओर खड़े आम लोगों ने जब देखा कि वह स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में रुचि नहीं दिखा रही हैं तो उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिलाया। ये किंगतांग की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए चक्र चलाना संभव नहीं था। दुर्भाग्य से ये परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई और नहीं था। अगर येशुन ने अभी तक डुआन परिवार की ओर से अपना आशीर्वाद नहीं दिया होता तो वह उसकी जगह भाग ले सकती थी। बिना ये किंगतांग को वह प्रयास करने की जरूरत पड़ती जो स्पष्ट रूप से उसकी क्षमता से परे था। तथापि जब सब मान रहे थे कि ये किंगतांग 1 इंच भी पहिया नहीं घुमा पाएगी, उसके चेहरे के घूंघट के नीचे उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। अचानक उसने अपने गोरे और नाजुक हाथ उठाए, पहिए के किनारों को पकड़ लिया और एक डरावनी नज़र से उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तुरंत ही एक भयंकर गर्जना हुई जो मंच के चारों ओर खड़े सभी लोगों के कानों को बहरा कर देने वाली थी। आकाश चक्र बिना किसी चूक के अपनी शक्ति से उनकी आंखों के सामने घूम गया। यह न केवल तेज गति से घूम रहा था बल्कि पलक झपकते ही इसने 2 चक्कर पूरे कर लिए और तीसरे चक्कर के बाद ही इसकी गति धीमी होनी शुरू हुई। चौथे चक्कर के बाद ही विशाल का स्काई व्हील अंततः रुका। वह गगनभेदी गर्जना भी उसी समय बंद हो गई और इसके साथ ही पूरे चौक में एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। हर कोई दंग रह गया और वे मुंह खोले ये किंगतांग को देखने लगे। आखिर अभी क्या हुआ? अध्याय 41 आकाश चक्र का घूमना 3। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? क्या ये किंगतांग ने सचमुच पहिए को 4 चक्कर घुमाए थे? 4 राउंड। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह कम से कम जन्मजात 7वीं अवस्था में है? लेकिन मुझे लगा कि उसकी आत्मा की जड़ टूट गई है। भीड़ के बीच अटकलों का उन्माद तूफान की तरह फैल गया। शुरुआत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये किंगतांग स्काई व्हील घुमा पाएगी। हालांकि उसने उनकी आंखों के सामने ही 4 चक्कर पूरे कर लिए। ये तो डुआन त्यानराव के परिणामों से भी एक राउंड अधिक था। जो कुछ उन्होंने देखा उससे हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। इनमें ये लिंग भी शामिल था जो मंच के नीचे आंखें फाड़े खड़ा हैरान था। ये सब उसकी समझ से परे था। उसकी बेटी न सिर्फ पहिया घुमाने में सक्षम थी बल्कि वह पूरे 4 चक्कर भी लगा सकती थी। येशुन, जो पीछे बैठकर आंखें घुमाते हुए देख रही थी, उसने अनुमान लगाया था कि ये किंगतांग असफल हो जाएगी और हंसी का पात्र बन जाएगी, लेकिन उसका प्रदर्शन देखने के बाद उसने जो पहले हल्की मुस्कान दिखाई थी वह कठोर हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये किंगतांग के पास इतनी ताकत कैसे आई? क्या वह आत्मा जड़ के बिना नहीं थी? उसके आश्चर्य ने उसे बगल में खड़े डुआन त्यानराव की ओर मुड़ने के लिए उकसाया। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, उसका चेहरा भी बाकियों की तरह आश्चर्य से भरा हुआ था। डुआन त्यानराव कभी नहीं सोच सकता था कि ये किंगतांग ताकत में उससे एक स्तर आगे निकल जाएगी। डुआन त्यानरुई भी स्तब्ध था, लेकिन जब उसने देखा कि भीड़ ये किंगतांग के प्रति विस्मय में खड़ी है जो मंच पर बेपरवाह बनी हुई है, तो उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। जहां सब लोग उसके प्रदर्शन से हतप्रभ थे, वहीं डुआन त्यानरुई ने अचानक अपनी राय व्यक्त की। मिस्ये, आज सबत का दिन है। हमारे कुलीन परिवारों का उद्देश्य लिन शहर के लोगों को अपना आशीर्वाद देना है। लेकिन आप अभी भी बिना किसी दिखावे के चेहरे पर घूंघट लगाए हुए हैं। क्या यह अपमानजनक नहीं है? डुआन त्यानरुई के शब्द बोलते ही भीड़ को होश आ गया और उन्हें एहसास हुआ कि ये किंगतांग ने पूरे समय चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। उस समय सभी लोगों की भौहें प्रश्नवाचक दृष्टि से उठने लगीं। उसकी ताकत सचमुच चौंकाने वाली है। ताकत ही सब कुछ नहीं होती। सुना है न, वो अपनी घिनौनी शक्ल के लिए बदनाम है। वरना तुम्हें क्या लगता है डुआन त्यानराव उससे रिश्ता क्यों तोड़ेगा? सच है, एक लड़की के लिए ताकत गौण है। रूप रंग सबसे ज्यादा मायने रखता है। किसी लड़की की ताकत चाहे कितनी भी हो, अगर कोई उसे देख भी नहीं सकता तो वह प्रथम महिला बनने के लायक नहीं है। दूसरी ओर येशुन सुंदर है और उसमें काफ़ी ताकत है, इसलिए उसके जैसी लड़की लोगों के स्नेह की पात्र है। डुआन त्यानरुई के विषयांतर के साथ सबका ध्यान ये किंगतांग के शक्ति प्रदर्शन से हटकर उसके रूप रंग पर चला गया। उनकी जिज्ञासा जायज़ थी क्योंकि वह हमेशा सार्वजनिक रूप से चेहरा ढककर रखती थी। ये परिवार की एक युवती होने के नाते अगर वह बदसूरत नहीं थी तो उसे अपना चेहरा छिपाने की क्या ज़रूरत थी? जैसे ही भीड़ ने अपनी अटकलों का विषय बदला, डुआन त्यानराव अपने आश्चर्य से काफ़ी हद तक उबर चुका था।
उसने सहज ही मुड़कर अपनी होने वाली खूबसूरत पत्नी येशुन की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ी थी, और तभी उसका सदमा आखिरकार कम हुआ। डुआन त्यानरुई अपनी भटकाने वाली चाल कामयाब होने के बाद अपनी बढ़ती हुई मुस्कुराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने ये किंगतान को एक कोने में धकेल दिया है, क्योंकि वह तमाम उकसावे के बावजूद चुप रही। वह खुश हो गया और उसने दबाव और बढ़ा दिया। और मिस ये, आप अपने परिवार की ओर से आशीर्वाद दे रही हैं। आपके चेहरे से यह घूंघट हटाना तभी उचित है जब आपका परिवार इस रस्म का सम्मान करे। ये किंगतान ने झगड़ालू डुआन त्यानरुई को ठंडी निगाहों से घूरा और उसके होठों पर कृपालु व्यंग्यात्मक भाव था। अध्याय 42 गपशप और अफवाहें 1। आप चाहती हैं कि मैं अपना चेहरा ढक लूं? ये किंगतान ने अचानक पूछा। डुआन त्यानरुई ने स्पष्ट रूप से कहा, यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, ये शालीनता और सबद की परंपराओं के प्रति सम्मान का मामला है। मिस ये, आप निश्चिंत रहें, हम इस अनुष्ठान की प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। भले ही आपका रूप रंग अवांछनीय हो, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हालांकि डुआन त्यानरुई ने अपने शब्दों को नज़रअंदाज कर दिया, फिर भी हर कोई यह अनुमान लगा सकता था कि वह ये किंगतान की उसके भयानक रूप के लिए आलोचना कर रहा था। और डुआन त्यानराव और येशुन, जो उसके बगल में खड़े थे, उसे रोकने के लिए जरा भी चिंतित नहीं दिखे। ये किंगतान ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ डुआन त्यानरुई की आंखों में देखा और कहा, जैसी आपकी इच्छा। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। जब पर्दा हटाया गया तो पूरे चौक में विस्मय और अविश्वास की चीखें गूंज उठीं। इतने सुंदर नैन नक्श वाला एक चेहरा, जो मानो ईश्वर द्वारा मानव जाति को दिया गया एक उपहार था, अचानक सबके सामने आ गया, जिससे सभी ईर्ष्या करने लगे। उसकी बेदाग और बर्फ सी सफ़ेद त्वचा उसके कामुक और रसीले होठों को और भी निखार रही थी, जो हल्के से मुड़े हुए एक फीकी मुस्कान में बदल गए थे। इसका साक्षी होना ही स्वर्ग से प्राप्त आशीर्वाद माना जा सकता है। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चेहरे पर घूंघट के उस पतले टुकड़े के पीछे इतनी सुंदरता मौजूद होगी। अच्छा, क्या अब तुम संतुष्ट हो? ये किंगतान ने पूछा। उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान थी, जिसने स्पष्ट रूप से भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे वे अवाक रह गए और केवल उसके सुंदर चेहरे को देखते रह गए। डुआन त्यानरुई के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये किंगतान एक ब्यूटी क्वीन थी। येशुन, जिसके रूप रंग ने पहले भी लोगों की वाहवाही बटोरी थी, ये किंगतान के सामने कभी टिक नहीं पाए। दरअसल ये किंगतान का रूप रंग बेमिसाल था, यहाँ तक कि लिन शहर की नंबर 1 सुंदरी कही जाने वाली येयू के लिए भी। जबकि डुआन त्यानरुई हक्का बक्का रह गया, येशुन और डुआन त्यानराव ने अपने चेहरों पर अद्भुत भाव प्रदर्शित किए। येशुन के चेहरे का सारा रंग एक पल में उड़ गया। अगर उसने खुद ये न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि मंच पर खड़ी एक खूबसूरत हसीना ये किंगतान ही थी। ये कैसे संभव है? उसे अच्छी तरह याद था, ये किंगतान के चेहरे पर जन्म से ही एक भयानक दाग था। डुआन त्यानराव भी बाकी भीड़ की तरह ये किंगतान के खूबसूरत रूप को देखकर दंग रह गया। इतनी रोशनी में मंच पर उसकी उपस्थिति मानो स्वर्ग से उतरी किसी देवी के समान थी, जिसके सामने कोई भी नश्वर युवती टिक नहीं सकती थी। ये तो घिनौना है। अभी किसने कहा कि मिस ये घिनौनी है? अगर वो घिनौनी है तो क्या इस दुनिया में कुछ भी खूबसूरत है? चौक में मौजूद आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतनी खूबसूरत युवती को देखा था। केवल एक लड़की ही अपने रूप के कारण लिन शहर की नंबर 1 सुंदरी का खिताब पाने की हकदार है। जब सभी लोग ये किंगतान की उपस्थिति की प्रशंसा कर रहे थे तो कई लोगों को डुआन त्यानरुई की आलोचना याद आ गई और उन्हें एहसास होने लगा कि अपने द्वेषपूर्ण स्वभाव के कारण वह उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा होगा और इस तरह कथित तौर पर उसे खुद को मूर्ख बनाने के लिए मजबूर कर रहा होगा। बिना जाने ये किंगतान सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। इस समय सभी लोग हाल की घटनाओं से अपने विचार व्यक्त करने लगे। पहले उन्होंने यह मान लिया था कि डुआन त्यानराव द्वारा उनकी सगाई को त्यागने के पीछे का कारण ये था कि वह ये किंगतान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसमें ताकत और रूप दोनों की कमी थी। पर अब ये किंगतान के स्पष्टतः भव्य रूप और आकाश चक्र को घुमाते समय प्रदर्शित उसकी प्रभावशाली शक्ति को देखते हुए लोगों ने अन्यथा सोचना शुरू कर दिया। रूप या ताकत की परवाह किए बिना ये जुन स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में फीका था। अगर डुआन त्यानराव ने अपना दिमाग नहीं खोया होता तो वह येशुन के बदले में ये किंगतान से शादी क्यों करेगा? अनुवादक की टिप्पणी। जाहिर है, किसी व्यक्ति से उसके चरित्र के प्रति प्रेम के कारण विवाह करना अकल्पनीय है। XD अध्याय 43 गपशप और अफवाहें 2। जब भीड़ में नए अनुमानों के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं, तभी वेदी के मंच पर एक सीधी खड़ी आकृति उभरी और अचानक ये किंगतान के पास पहुंची। करीब से देखने पर भीड़ को पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार का ही प्रतिभाशाली युवा सिपाही था। तांग तांग, रस्में पूरी हो गई हैं। मुझे लगता है अब हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं तुम्हें शतरंज खेलने के लिए घर ले आऊं। सिपाही मुस्कुराए और ये किंगतान को दोस्ताना अंदाज में देखते हुए उसे निमंत्रण दिया। ठीक है,
ये किंगतांग ने हल्के से सिर हिलाकर उसकी मुस्कान का जवाब दिया और आसपास की घूरती निगाहों पर ध्यान दिए बिना वह सीबाई के पीछे मंच से नीचे चली गई। यह क्या है? क्या उनके बीच अच्छे संबंध हैं? क्या तुमने सुना नहीं कि मिस्टर सीबाई ने उसे कैसे संबोधित किया? मुझे लगता है कि बात इससे कहीं ज्यादा है। क्या सी और ये परिवार के बीच कोई मनमुटाव नहीं है? वे मिस ये को अपने घर क्यों बुला रहे हैं? ये किंगतांग और सीबाई को मंच से एक साथ विदा होते देख भीड़ के मन में ये सवाल गूंजने लगे। अद्भुत सुंदरी ये किंगतांग और राजकुमार सीबाई साथ साथ चल रहे थे, मानो किसी परीक्षा से निकले महाकाव्य जोड़े का सटीक चित्रण कर रहे हों, और देखने लायक एक अद्भुत दृश्य था। सीबाई के उदासीन स्वभाव से हर कोई वाकिफ था, जो सी परिवार के बाहर के लोगों से कम ही संपर्क रखता था। हालांकि ये किंगतांग को खुलेआम आमंत्रित करना और उनके बीच घनिष्ठता का भाव। भीड़ का ध्यान स्वतः ही डुआन त्यानराव और मंच के नीचे अडिग खड़े उनके अनुयायियों की ओर चला गया। डुआन त्यानराव द्वारा ये किंगतांग को छोड़ने की उनकी पिछली धारणा पूरी तरह से पलट गई। डुआन त्यानराव को यद्यपि एक योग्य व्यक्ति माना जाता था, फिर भी वह सीबाई की तुलना में फीके थे। मत बताओ, सगाई तोड़ना क्या मिस्टर डुआन त्यानराव का इरादा नहीं था? क्या मिस ये किंगतांग और मिस्टर सीबाई के बीच की दोस्ती की वजह से बात इस तरह बिगड़ गई? जाहिर है, अगर तुम वो हो तो क्या तुम एक देवी को एक साधारण युवती के लिए छोड़ दोगे? बशर्ते तुम अंधे न हो। यही बात महिलाओं के लिए भी लागू होती है। मिस्टर सीबाई निश्चित रूप से बेहतर विकल्प हैं। सोचिए, पहले मुझे मिस ये पर दया आई थी, अब क्या मुझे मिस्टर डुआन त्यानराव पर दया आनी चाहिए? भीड़ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डुआन त्यानराव को ये किंगतांग के साथ अपनी सगाई तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। डुआन त्यानराव का चेहरा रंगीन हो गया था, क्योंकि भीड़ की बकबक उसके कानों के माध्यम से व्यंग्य में बदल रही थी। ये किंगतांग पर जो अपमान और कलंक आना था, वह उसे वापस आकर परेशान करने लगा। डुआन लैंग। येशुन ने चिंता से भरी आंखों से डुआन त्यानराव के दबे हुए व्यवहार को एक तरफ से देखा। डुआन त्यानराव ने गहरी सांस ली और फिर मुड़कर येशुन को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और बाकी लोगों से कहा, चलो चलें। येशुन उसके रवैये से चौंक गई, लेकिन वह डुआन त्यानरुई के पीछे अपना सिर झुकाए बिना ही चली गई। तब से डुआन त्यानराव लिन शहर में हंसी का पात्र बन गया। जाने से पहले ये किंगतांग ने ये लिंग से सी के घर जाने की अनुमति मांगी। ये लिंग इस पल में बहुत खुश था और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने उसे अपनी सहमति दे दी और खुशी खुशी घर लौट आया। भविष्य में कोई भी उसकी बेटी के रूप की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करेगा। सी के निवास के मुख्य हॉल के भीतर। मास्टर सी, क्या आप निश्चित हैं? ये किंगतांग, जो उनके निमंत्रण पर आई थी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उसके होठों पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। बूढ़े मास्टर सी ने सिर हिलाया और दोहराया, इतने कम समय में आपको आज यहाँ बुलाने का उद्देश्य आपको सीधे तौर पर यह सूचित करना है कि महामहिम आपसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। महामहिम कुछ ही दिनों में अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करेंगे। ये शब्द बोलते हुए बूढ़े मास्टर सी अपना काम अच्छी तरह से पूरा होने की खुशी के भाव को छिपा नहीं सके। अध्याय 44। गपशप और अफवाहें 3। ये किंगतांग पहले ही सी परिवार के 2 लोगों की जान बचा चुकी थी। अगर मूसू ने मुलाकात का निमंत्रण ठुकरा दिया होता तो बूढ़े मालिक सी को उसकी भरपाई करने में बहुत मुश्किल होती। इसलिए ये सौभाग्य की बात थी कि सब कुछ सुचारू रूप से चला। मास्टर सी, आपकी दयालु सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किंगतांग उनकी मदद के लिए सचमुच आभारी थी। सी परिवार के सुझाव के बिना उसके लिए म्यूसू जैसे गणमान्य लोगों से संपर्क करना असंभव होता। जब तक वह उससे मिल सकती है, उसकी योजनाएं अंततः सफल हो सकती हैं। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़े मास्टर सी ने मुस्कुराते हुए कहा, किंगतांग, तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो बाकी युवाओं की तरह मुझे भी दादाजी कह सकते हो। ये किंगतांग की आंखें चमक उठीं और बिना किसी औपचारिकता के उसने कहा, रोजर दादाजी सी। बूढ़े मास्टर सी ने अपनी बात जारी रखने से पहले ठहाका लगाया। किंगतांग, ये बूढ़े दादाजी थोड़ा चिढ़ेंगे। चूंकि तुम महामहिम से मिल रहे हो, इसलिए अपने इरादों में सच्चे रहो। महामहिम एक बड़े दिल वाले इंसान हैं, लेकिन वे किसी भी तरह की साजिश की निंदा करते हैं। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। रोजर। ये किंगतांग जानता था कि ओल्ड मास्टर सी सद्भावना से यह सलाह दे रहे थे। बूढ़े मालिक सी ये किंगतांग का बहुत सम्मान करते थे, हालांकि वह उसी ये परिवार का सदस्य थी जिससे वे घृणा करते थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जितना ज्यादा वे उसे जानते थे, उतना ही इस प्यारी और समझदार लड़की के प्रति उनका स्नेह बढ़ता गया। उसमें उस तरह की ढिठाई और नासमझी नहीं थी जो उसकी उम्र की लड़की में होनी चाहिए। बूढ़े मास्टर सी ने उसे भोजन के लिए रुकने का इरादा किया, लेकिन ये किंगतांग ने विनम्रता से मना कर दिया। चूंकि उसने म्यूसू से जवाब सुन लिया था, अब उसके अगले कदम का समय आ गया था। उसे उस चीज के आने का अंदाजा हो गया था जिसका जन्म होना तय था। अगर वह देर से पहुंची तो हो सकता है कि वह उसे फिर से चूक जाए, जैसे उसके अतीत में हुआ था। दादाजी सी, मुझे माफ करना, मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकता। अभी भी कुछ काम हैं जो मुझे निपटाने हैं।
कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। ओल्ड मास्टर सी को विदाई देने के बाद ये किंग तांग ने सी के निवास को छोड़ दिया। विथर्ड वुड्स की ओर जाते समय वह एक धुन गुनगुना रही थी। अब उसका विथर्ड वुड्स का दौरा सैर सपाटे के लिए नहीं था, बल्कि एक निश्चित खजाने को प्राप्त करने के लिए था जिसे वह अतीत में खो चुकी थी। गिरे हुए पत्तों पर चलते हुए ये किंग तांग आसानी से जंगल में आगे बढ़ रहा था। मुरझाए हुए जंगल के पीछे एक पर्वत श्रृंखला थी जो धरती और आकाश के बीच क्षितिज खींच रही थी। कुछ दिन पहले एक तूफान आया था जिससे आसपास की घाटी में भूस्खलन हुआ और जंगल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद चारों ओर बिखरी हुई पत्तियां बजरी और मलबे से अटी पड़ी थीं। ये किंग तांग ने अपनी स्कर्ट का किनारा उठाया और घाटी की ओर बढ़ी और एक गुफा के सामने रुकी जो आंशिक रूप से धंसी हुई थी। अतीत में ये लिंग और दूसरे बड़े की हत्या कर दी गई थी जब महान बुजुर्ग वापस लौटे थे। ये किंग तांग को भी इसी संकट का सामना करना पड़ा था जिसके कारण उसे मुरझाए हुए जंगल में भागना पड़ा था। रात के अंधेरे में भागते हुए वह इस पत्थर की गुफा में गिर पड़ी। कई दिनों तक उसमें छिपी रही, अपनी पीड़ा और भूख सहती रही। जब तक उसे हत्यारों के चले जाने का यकीन नहीं हो गया तब तक वह गुफा से बाहर नहीं निकल पाए। और यह वही क्षण था जब उसे उस खास चीज की झलक मिली, लेकिन वह इतनी कमजोर और खुद को जीवित रखने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, बिना ये जाने कि उसने एक ऐसा खजाना खो दिया है जो उसके जीवन को बदल सकता था। इस बार वह किसी भी तरह से यह मौका नहीं चुकेगी। जब वह अपने गोरे और नाजुक हाथों से मलबे के ढेर में खोजबीन कर रही थी तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखों के सामने उसकी हथेली के आकार का एक धूल और मैल से ढका हुआ अंडा निकला। अध्याय 45। महान बुजुर्ग। एक अंडा छोटा था और यद्यपि वह धूल और मैल से सना हुआ था, फिर भी अंडे के खोल पर नीले और सफ़ेद रंग के क्रॉस को मोटे तौर पर देखा जा सकता था। ये किंग तांग की आंखें ये देखकर चमक उठीं। अंत में यह एक निषेचित अंडा था जो एक नर बत्तख द्वारा दिया गया था। लाइटनिंग ड्रैक्स प्रजाति का यह अंडा न जाने कब से पहाड़ों की गहराई में दबा पड़ा था, लेकिन कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद आखिरकार यह बाहर आ ही गया। पहले भी ये किंग तांग को एक बार यह अंडा मिला था, लेकिन अपनी तंगी के कारण वह इसे नज़रअंदाज कर गई थी। जब तक वह उसे ढूंढने वापस लौटी तब तक अंडा बहुत देर तक खुले में रहने के कारण नष्ट हो चुका था। तब से कई साल बीत गए। एक बार उसकी नज़र एक पालतू बिजली ड्रेक पर पड़ी। हालांकि उसका मालिक एक दूसरे दर्जे का साधक था, फिर भी उसकी शक्ति और वैभव देखने लायक था। लेकिन ड्रेक की विनाशकारी और अथक शक्ति के बल पर उसने अकेले ही लगभग 10,000 की दुश्मन सेना को घेरकर उसे धूल चटा दी। ये किंग तांग को तब बहुत पछतावा हुआ। अगर वह शुरुआती मुठभेड़ के दौरान उस अंडे को बचाने में कामयाब हो जाती तो ये यू और उसके साथी उसे कभी कोने में नहीं धकेल सकते थे। हालांकि इस बार वह उस पछतावे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। ये किंग तांग ने गंदगी और मलबे से अंडे को निकाला और उसे सावधानी से अपनी छाती में रख लिया। जब तक वह इस अंडे को सेने और इसके बच्चे को सफलतापूर्वक बड़ा करने में सफल हो जाती है, तब तक उसके शस्त्रागार में एक शक्तिशाली हथियार आ जाएगा। छोटी सी, इस बार तुम्हारे और मेरे लिए चीज़ें ज़रूर बदल गई हैं। अब हम नई जिंदगी का मौका नहीं गंवाएंगे। अंडे को सहलाते हुए ये किंग तांग के होठों पर मुस्कान आ गई। अंडे से बच्चे निकलने में अभी काफ़ी समय था। उसे हर समय अपने शरीर की गर्मी से अपने पास रखना उसके अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी था। अंडा प्राप्त करने के बाद ये किंग तांग तुरंत घर लौट आए, लेकिन मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते ही उसे एक अशुभ वातावरण मिला। मुख्य हॉल के पास पहुंचते ही उसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आया। ये लिंग मुख्य हॉल में मेज़बान की जगह पर बैठा था। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका चेहरा ठंडा और खतरनाक था। तांग तांग, तुम ठीक समय पर वापस आ गई। महान बुजुर्ग अभी अभी लौटे थे। जब ये लिंग ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया तो दिखावा करने के बावजूद उसकी आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दे रही थी। ये किंग तांग एक क्षण के लिए रुक गई, फिर उसने अपनी नज़र महान बुजुर्ग की ओर घुमाई। जिस दिन उसे ये शुन ने धोखे से घर छोड़ने के लिए विवश किया, उस दिन उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शुन ही था जिसने उसे पकड़ लिया था और अपनी पोती येयू को उसकी आत्मा की जड़ को उखाड़ने की अनुमति दे दी थी। महान वृद्ध को उसके अतीत के सभी दुखों का दोषी माना जा सकता है। इतने समय बाद उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते हुए हालांकि ये किंग तांग अब पहले जैसी उतावली नहीं रही, फिर भी उसे खुद पर संयम रखना पड़ा और बेपरवाही से उनका अभिवादन करना पड़ा। ये किंग तांग आपको नमस्कार भेजती है, महान बुजुर्ग। महान वृद्ध की उम्र 80 साल से ज्यादा थी। हालांकि उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, फिर भी वे एक दृढ़निश्चयी व्यक्ति थे और ऐसा लग रहा था मानो अभी भी 50 के आसपास के हों। उनकी पैनी निगाहें कुछ देर के लिए ये किंग तांग पर टिकी रहीं। जब उन्हें पता चला कि उसके चेहरे से दाग हट गया है तो उनकी आंखों में हैरानी की एक चमक आ गई, लेकिन वे बेफिक्र रहे और बदले में बस थोड़ा सा सिर हिलाया। ज़ियाओ यू एक को क्लाउड ब्रेकर्स तक ले जाने का तुम्हारा सफ़र ज़रूर थका देने वाला रहा होगा। बेहतर होगा कि तुम जल्दी आराम करो।
ये लिंग ने शांति से सुझाव दिया, हालांकि अंदर ही अंदर वह महान बुजुर्ग से पूरी तरह सावधान था। महान बुजुर्ग ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महोदय। शियाओ यू द्वारा क्लाउड ब्रेकर के सम्राट का अनुग्रह प्राप्त करना ये परिवार के लिए एक बड़ा सम्मान है, इसलिए मेरे लिए ये सारी परेशानी के लायक था। ये लिंग ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। अनुवादक के नोट्स। किसी व्यक्ति के नाम के आगे जियाओ लगाना उस युवा व्यक्ति को संबोधित करने का एक अनौपचारिक तरीका है जिसके साथ वक्ता का घनिष्ठ संबंध रहा हो। इस मामले में वे ये यू की बात कर रहे हैं। अध्याय 46। महान बुजुर्ग 2। लेकिन मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ, फिर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, महान बुजुर्ग ने उदासीन भाव से कहा और ये लिंग के जवाब का इंतजार किए बिना ही चले गए। महान बुजुर्ग के हॉल से चले जाने के बाद ही ये लिंग धीरे धीरे ढीला पड़ा। तांग तांग, अब जब महान बुजुर्ग वापस आ गए हैं तो शायद तुम कम बाहर जाना चाहो। तुम्हारे दूसरे चाचा कुछ ही दिनों में अपने प्रशिक्षण से लौटने वाले हैं, हम तब जाकर उनका स्वागत करेंगे। ये लिंग को चिंता थी क्योंकि इन वर्षों में उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से दूसरे बुजुर्ग के एकांत प्रशिक्षण के कारण महान बुजुर्ग अपने तौर तरीकों में बेधड़क मुखर होते जा रहे थे। ये लिंग मूर्ख नहीं था, उसने अब तक महान बुजुर्ग की क्रूर महत्वाकांक्षा को नोटिस कर लिया था। लेकिन ये लिंग वर्तमान में उसके साथ मुकाबला करने में असमर्थ था और दूसरे एल्डर के लौटने तक केवल उसके नियमों से ही खेल सकता था जब वे अंततः महान एल्डर का सामना कर सकते थे। अब ये लिंग को सबसे ज्यादा चिंता ये किंगतान की सुरक्षा की थी। उसे डर था कि बड़े बुजुर्ग उसकी बेटी पर हाथ डाल देंगे जो घर के मुखिया की उत्तराधिकारी थी, इसलिए उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी। ये किंगतांग ने अपने चिंतित पिता की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसके पिता की सावधानी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी। यहाँ तक कि जब महान बुजुर्ग ने घर के मुखिया के रूप में अपने सारे अधिकार छीन लिए तब भी उसके पिता ने कभी कोई बदला नहीं लिया, ये सब उसकी सुरक्षा के लिए ही था। तथापि उसके पिता को क्या पता था कि उसे पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। अतीत में ये किंगतान को महान बुजुर्ग ने चुप रहने के लिए मजबूर किया था। हालांकि इस बार उसके चुप रहने का कारण उसके पिता को और अधिक कष्ट न पहुंचाना था। ठीक से नोट कर लिया पिताजी, ये किंगतान ने विनम्रता से सिर हिलाया। तब ये लिंग को राहत मिली। आज संस्कार के दौरान तुम्हारा प्रदर्शन अद्भुत था। तुम्हारे पिता होने के नाते मैं भी हैरान हूं कि तुम कितने मजबूत हो गए हो। फिर भी जल्दी आराम करो और इन कुछ दिनों में तैयार रहो। तुम्हारे दूसरे चाचा के लौटते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ पिताजी। यद्यपि ये किंगतांग ये लिंग की धारणा से सहमत थी, लेकिन वह उसकी तरह शांत नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान बुजुर्ग को ये लिंग की योजना के बारे में पूरी जानकारी थी कि दूसरे बुजुर्ग के लौटने पर वह उनसे भिड़ने वाली है। इस प्रकार अतीत में महान बुजुर्ग ने वास्तव में दूसरे बुजुर्ग की वापसी से एक दिन पहले उसकी हत्या करवा दी थी और बदले में दूसरे बुजुर्ग को उसकी हत्या के लिए फंसाया था, जिससे एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार दिया गया और दोनों को खत्म कर दिया गया। इस बार ये किंगतान किसी भी कीमत पर महान बुजुर्ग की विश्वासघाती योजना को विफल कर देगा। ये सोचकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तेजी से अपने कमरे में लौट आए। ये लिंग के लिए उसने जो दवा बनाई थी वह रोजाना उसकी चाय में मिला दी जाती थी। ये दवाएं धीरे धीरे उसके शरीर में मौजूद जहर को बेअसर कर देती थीं। ये लिंग को खुद पता भी नहीं चला, इन कुछ दिनों में उसकी हालत में काफ़ी सुधार आ गया था। लेकिन वह अभी भी महान बुजुर्ग के साथ कुशलता से निपटने में सक्षम होने से बहुत दूर थी और उसे और अधिक तैयारी की आवश्यकता थी। डुआन परिवार से लौटने के बाद से ही ये शुन का मूड खराब था। इससे पहले वह वही थी जिसने डुआन त्यानराव को गुप्त रूप से ये किंगतान की टूटी हुई आत्मा की जड़ और उसके कथित रूप से भयानक रूप के बारे में बताया था। लेकिन आज ये किंगतांग ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। डुआन त्यानराव के अपनी शंकाएं जाहिर किए बिना भी ये शुन ने अपने प्रति उसके बदलते रवैये को साफ महसूस किया। ये किंगतांग, तुम हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आती हो? ये शुन ने सावधानी से गहरी सांस ली क्योंकि उसने ये निवास में कदम रखने से पहले अपने मूड को बदलने की बहुत कोशिश की। वापस लौटने पर उसने महान बुजुर्ग के आगमन की खबर सुनी और उसकी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। वह बहुत पहले ही महान बुजुर्ग के पद पर आसीन हो चुकी थी और जाहिर तौर पर उसकी महत्वाकांक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब उसके लौटने पर न तो ये लिंग और न ही ये किंगतांग चैन से जीने की उम्मीद कर सकते थे। अध्याय 47। हत्या 1। महान बुजुर्ग घर के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और वे ये किंगतांग को कभी भी बिना दंड के जाने नहीं देंगे। ऐसे विचार करते हुए ये शुन तुरंत महान बुजुर्ग से मिलने के लिए दौड़ा। महान बुजुर्ग उस समय अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे और भावशून्य चेहरे के साथ उन्होंने ये शुन की ओर देखा जो उनके सामने खड़ा था। दादाजी, जुनएर को पहले से पता नहीं था कि आप लौट आए हैं। मुझे माफ़ करें कि मैं आपका स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं थी। ये जुन ने महान बुजुर्ग के सामने दंडवत करते हुए विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगी। तुम खड़े हो सकते हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे भी समय से पहले लौटने की उम्मीद नहीं थी।
महान बुजुर्ग ने थोड़ा सा हाथ उठाया, जिससे येशुन को औपचारिकताएं निभाने का मौका मिला। येशुन ने विनम्रता से कहा, दादाजी, आपकी यात्रा जरूर थका देने वाली रही होगी, लेकिन अब जब बहन आधिकारिक तौर पर क्लाउड ब्रेकर्स की सदस्य बन गई है, तो उसका भविष्य उज्ज्वल दिखता है और उसे निश्चित रूप से असीम संभावनाओं का आशीर्वाद मिलेगा। येशुन की प्रशंसा महान बुजुर्ग के कानों के लिए संगीत की तरह थी। हालांकि वह उदासीन रहे और पूछा, मेरी अनुपस्थिति के दौरान क्या ये किंगतांग नियंत्रण से बाहर हो गया था? उसने आपकी चेतावनी पर ध्यान दिया और उस घटना के बारे में ये लिंग से कुछ भी नहीं कहा। येशुन ने महान बुजुर्ग के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की और केवल तथ्य बताए। महान बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर अचानक ठंडी और धमकी भरी आवाज में बोले, कम से कम उसे इतनी तो समझ ही जाए कि इसमें उसकी ही भलाई है। अगर वह अपना मुंह बंद नहीं रख पाए तो उसे मेरा पूरा क्रोध सहना पड़ेगा। येशुन ने महान बुजुर्ग को अपना दुष्ट और भयावह स्वभाव प्रकट करते हुए देखा, इससे पहले कि वह अचानक कहती, हालांकि उसने आपकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। आज अनुष्ठान के दौरान उसकी शक्ति का प्रदर्शन अजीब था। अजीब? महान बुजुर्ग ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। येशुन ने अनुष्ठान के दौरान जो कुछ घटित हुआ उसका विवरण महान बुजुर्ग को विस्तार से दिया। उसकी कहानी सुनने के बाद महान बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ा उदासी छा गई। एक सहज सातवीं अवस्था। ये किंगतांग ने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा की जड़ खो दी थी। वह उस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकती थी? लेकिन महान बुजुर्ग को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। भले ही वह सचमुच उस स्तर पर थी, फिर भी वह उससे नीचे थी। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने दूसरे बुजुर्ग का कुछ ही दिनों में लौटना था। पूरे घराने की तुलना में केवल दूसरा एल्डर ही ताकत के मामले में उससे ऊपर था और ये लिंग का कट्टर समर्थक था। यदि वे उसके विरुद्ध एकजुट हो जाएं तो यह निश्चित रूप से उसकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करेगा। आप जा सकते हैं, महान बुजुर्ग ने चिंता व्यक्त किए बिना कहा। हाँ, येशुन आज्ञाकारी भाव से कमरे से बाहर चला गया। महान बुजुर्ग अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे हुए अपनी आंखें सिकोड़ रहे थे। दूसरा एल्डर 2 दिन में लौट आएगा। जिस क्षण वह प्रकट होगा, उसी क्षण पूरा घराना महान एल्डर के हाथों में आ जाएगा। महान बुजुर्ग के होठों पर एक मुस्कुराहट खेली जब उन्होंने अपने विश्वासपात्र को अध्ययन कक्ष में बुलाया। मुझे आपसे शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित किन लुओं के मंडप तक जाने के लिए कहना होगा। ये कहकर उन्होंने एक पत्र लिखा और उसे अपने विश्वासपात्र को सौंप दिया, जो उनके निर्देश प्राप्त करने के तुरंत बाद वहां से चला गया। महान बुजुर्ग अपनी मेज के पास बैठे हुए उपहास करते रहे। किन लुओं का मंडप एक साधारण चाय घर था, हालांकि वह सिर्फ ऊपरी तौर पर था। दरअसल यह एक भूमिगत संगठन था जो हत्याओं से निपटता था। इसके नेता किन लुओ असाधारण क्षमताओं से संपन्न थे और अपने कुलीन साथियों के साथ वे अपने सभी अभियानों में सफल रहे। महान बुजुर्ग का कार्य अपने विश्वासपात्रों से उनकी सेवा खरीदकर अपनी योजना को पूरा करना था। अगले दिन रात में जब अंधेरा गहराने लगा तो ये निवास में अधिकांश लाइटें बुझ चुकी थीं। ये लिंग अपने अध्ययन कक्ष में भौहें सिकोड़े अकेले बैठा था। जब तक उसके सेवकों ने बेहतरीन शराब तैयार नहीं कर ली, तब तक उसका कठोर व्यवहार शांत नहीं हुआ। दूसरे एल्डर कल सुबह सुबह प्रशिक्षण स्थल से निकल जाएंगे। जब तक वह ये परिवार में वापस आ पाएंगे, चीजें अंततः उनके पक्ष में हो जाएंगी। जैसे ही उसने मेज पर रखी शराब की बोतलों को देखा, ये लिंग ने राहत की सांस ली। फिर उसने लैंप बुझा दिया और अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। अध्याय 48 हत्या 2। जैसे ही ये लिंग अपने अध्ययन कक्ष से बाहर निकला, उसे अचानक रात के अंधेरे में हल्की हवा के बीच छिपी एक अशुभ भावना का एहसास हुआ। उसकी आंखें एक क्षण में सिकुड़ गईं और उसका एक हाथ सहज ही तलवार की मूठ पर चला गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और छतों से कुछ परछाइयां नीचे उतर आईं। एक क्षण में ये लिंग काले वस्त्र पहने 4 आकृतियों से घिर गया। सज्जनों, इस समय आपके आगमन का सौभाग्य मुझे किसकी देन है? ये लिंग विशाल आंगन पर नजरें गड़ाए हुए दिखा रहा था। वहां उन पहरेदारों का कोई नामोनिशान नहीं था जिन्हें वहां तैनात होना चाहिए था, और उसके अलावा सिर्फ वे 4 बिन बुलाए मेहमान ही आसपास थे। क्या आप इस घर के मुखिया हैं? उनमें से एक ने, जो नेता लग रहा था, पूछा। हाँ, ये लिंग ने उत्तर दिया। नेता की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और जैसे ही उसने दूसरों के साथ नजरें बदली, उन्होंने अगले ही पल अपनी तलवारें निकाल ली और बिना एक शब्द कहे ये लिंग पर हमला कर दिया। ये लिंग हैरान रह गया जब उसने उन लोगों के साथ तलवारें भांजीं। पलक झपकते ही उनके मुड़े हुए स्टील के टकराने से रात के आकाश में तारों जितनी चिंगारियां उड़ीं। ये लिंग के लिए भी, जब वह अपने पूरे यौवन पर था, वे चारों उसके लिए भी शक्तिशाली विरोधी थे। अपनी हाल की कमजोर हालत के कारण वह उनसे जीत की उम्मीद नहीं कर सकता था और इसलिए कुछ ही पलों में उसके पसीने छूट गए। नेता ने ये लिंग को अचानक एक लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। ये लिंग की जान जाने ही वाली थी कि वे लोग तलवारें लेकर उसकी ओर झपटे। जब उनकी तलवारों की नोक उसकी छाती में घुसने ही वाली थी, तभी उनके सामने एक तेज प्रकाश चमक उठा। इसके तुरंत बाद पुरुषों के स्टील से 4 झनकारें गूंजने लगीं, क्योंकि प्रकाश की उस एक किरण से उनकी तलवारों की दिशा भटक गई।
आंगन की दीवारों के पार से एक सुंदर आकृति अचानक प्रकट हुई, जो सीधे पुरुषों और ये लिंग के बीच में आ गई। हालांकि जब ये लिंग को पता चला कि वह व्यक्ति कौन था तो वह घबरा गया। तांग तांग, अभी यहाँ से निकल जाओ। ये लिंग कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि उसकी बेटी कहीं से अचानक प्रकट हो जाएगी। उन आदमियों से खुद को बचाना पहले से ही उसकी क्षमता से बाहर था। भले ही ये किंगतांग में जन्मजात 7वीं अवस्था की ताकत हो, फिर भी उन्हें हराना नामुमकिन था। ये किंगतांग ये लिंग के सामने खड़ी थी और उसका चेहरा ठंडा था। चांदनी में उसकी ठंडी निगाहें उन 4 खूनी दुश्मनों पर पड़ी जो उन पर हमला कर रहे थे। लड़की, तुम भी मरना चाहती हो? नेता ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जानलेवा इरादे से ये किंगतांग पर नजर रखी, जो अचानक प्रकट हुई थी। ये किंगतांग ये लिंग को अपनी पीठ पीछे लिए निडर खड़ी रही। उसके अतीत में इसी रात उसके पिता की हत्या महान बुजुर्ग द्वारा नियुक्त हत्यारों ने कर दी थी। अब जब उसका पुनर्जन्म हुआ है तो वह उस त्रासदी को फिर कभी नहीं होने देगी। लेकिन उसने उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह उनकी ताकत के अंतर से पूरी तरह वाकिफ थी। अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ वह उन्हें हराने की उम्मीद कभी नहीं कर सकती थी। इसके बजाय ये किंगतांग ने उनसे सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करना शुरू किया। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे पिता की जान की कीमत चुकाने के लिए उसके पीछे पड़े हो, और मुझे ये भी पता है कि इसके पीछे कौन है। मुझे यह नहीं पता था कि उस व्यक्ति ने तुम जैसे प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी पर रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत रखी थी। ये सोचना भी मुश्किल था कि तुम सब हमारे परिवार के नाम को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके सीधे अंदर घुस जाओगे। बेटी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि तुम्हें हमारे सौदे के बारे में पता था फिर भी तुम वहां आए, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। नेता ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए अपनी तलवार फिर से उठाने की तैयारी की। ये किंगतांग ने बिना हिचकिचाए कहा, किन लुओं के मंडप की सेवाएं खरीदना बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। क्या मैं आपसे, महान नेता श्री किन लुओ, और आपके 3 अत्यंत प्रतिभाशाली अधीनस्थों को नियुक्त करने की कीमत पूछ सकता हूँ? मुझे लगता है कीमत 10,000 स्वर्ण पदकों से ज्यादा होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अध्याय 49, हत्या 3। ये किंगतांग का बयान सुनकर चारों लोग एक पल के लिए लड़खड़ा गए। वे सभी पूरी तरह से नकाबपोश थे। लड़की को उनकी पहचान कैसे पता चली? चलो देखते हैं। अगर यह कम से कम 10,000 सोना है तो ये कितना ज्यादा होगा? रुको, मुझे यह मत बताना कि यह सिर्फ 10,000 है। ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। पुरुषों ने आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि उन्हें उसका जवाब पता नहीं चला, लेकिन उनकी खामोशी ने उसके अनुमान की पुष्टि कर दी। ये किंगतांग ने हंसते हुए कहा, सच में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे महान बुजुर्ग इतने कंजूस होंगे जो आप लोगों को इसके लिए इतनी कम रकम देंगे। क्या उसने अभी महान बुजुर्ग का उल्लेख किया? उन लोगों ने शुरू में यह मान लिया था कि ये किंगतांग समय खरीद रही है। हालांकि उसने न केवल उनकी पहचान का खुलासा किया, बल्कि वह वास्तव में जानती थी कि महान बुजुर्ग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें काम पर रखा था। इस स्थिति में पुरुषों के लिए उदासीन बने रहना असंभव था। लड़की, तुम क्या कहना चाह रही हो? नेता ने ठंडी और धमकी भरी आवाज में पूछा। ये किंगतांग ने बेपरवाही से जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी राय दे रहा हूं। तुम्हारी विशेषज्ञता को देखते हुए इतनी बड़ी रकम तुम्हारी काबिलियत का अपमान है ना? मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर सौदा करूंगा। 40,000 सोना, बदले में तुम लोग उस कंजूस बड़े बुजुर्ग से छुटकारा पाओगे। उसके शब्दों से पुरुष दंग रह गए। 40,000, ये राशि महान बुजुर्ग की भेंट से 4 गुना अधिक है। पुरुषों ने जल्दी से एक दूसरे को देखा। अब उसका प्रस्ताव स्वीकार करना जल्दबाजी होगी। नेता बोला, मिस्ये, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। हमें मूर्ख समझने की आपकी गुस्ताखी बेमानी है। हम सब आपकी परिस्थितियों से वाकिफ हैं। आपके और आपके पिता के हालात को देखते हुए 40,000 की बात तो दूर, मुझे डर है कि ये मामूली 10,000 सोना भी आपके लिए असहनीय होगा। ये लिंग ने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं की, जब तक वह ये किंगतांग के पीछे खड़ा रहा। उसने भी यही सोचा कि वह भागने के लिए समय निकाल रही है। हालांकि अफसोस की बात है कि उसे नेता की बात माननी पड़ी। उनकी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 40,000 सोना देना नामुमकिन था। तथापि ये किंगतांग ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी और उनकी आंखों में देखते हुए उसने अचानक अपनी आयाम अंगूठी से ठोस सोना निकाला और उन पुरुषों के सामने टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। कुछ ही पलों में $20,000 मूल्य के सोने का एक ढेर उनके सामने आ गया। चांदनी में चमकते सोने के ये टुकड़े फ्लोरोसेंट की तरह चमक रहे थे, जो उन लोगों के लिए लगभग अंधा कर देने वाले थे जिनकी आंखें रात के अंधेरे में ढल चुकी थीं। हालांकि उनके संगठन को पहले भी कई नौकरियों के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन भुगतान हमेशा हजारों में ही होता था। हाल के वर्षों में ग्रेट एल्ड द्वारा 10,000 स्वर्ण पदक का प्रस्ताव उनकी सबसे ऊंची बोली में से एक माना गया है। लेकिन मिस्सी का प्रस्ताव बहुत ही शानदार था, ये सोचकर कि वह सचमुच इतना सोना देने में सक्षम थी। ये रहे 20,000 सोने के सिक्के, मेरी नौकरी के प्रस्ताव के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में। अगर तुम महान बुजुर्ग से छुटकारा पा लेते हो तो बाकी 20,000 सोने के सिक्के भी कुछ ही समय में तुम्हारे हो जाएंगे।
ये किंगतांग ने सोने के ढेर पर अपनी नज़रें उठाईं और उन चारों आदमियों को देखा जो अब तक साफ तौर पर डगमगा रहे थे। अतीत में वह महान बुजुर्ग की योजनाओं से अनजान थी और अपनी नगण्य संपत्ति की तो बात ही छोड़िए, जो इन हथियारों को खरीदने के लिए स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। लेकिन अब हालात अलग हैं। वह महान बुजुर्ग को उसके ही खेल में हरा सकती थी और उसे उसकी ही दवा चखा सकती थी। पहले तो वे लोग ये किंगतांग का प्रस्ताव स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन सोने का वह ढेर मिलने पर उन्होंने फिर से एक दूसरे को देखा। नेता ने अपनी बुद्धिमानी भरी नज़रों से स्पष्ट रूप से गंभीर दिखावा करते हुए कहा, हम एक ऐसा संगठन है जो अपने अनुबंधों का पालन करता है। कोई भी काम हमारा दायित्व है, एक बार स्वीकृत हो जाने पर हम उसे पूरा करेंगे। अगर लोगों को हमारी शर्तों के बारे में इतनी अनिश्चितता का पता चल गया तो क्या ये हमारे अच्छे नाम पर कलंक नहीं होगा। हालांकि नेता हमेशा की तरह ठंडे स्वर में बोला, लेकिन वह पहले जितना डराने वाला नहीं था। अध्याय 50 हत्याचार। ये किंगतांग ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा, बेशक मैं आपके संगठन के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं और इसके लिए मैं आप सभी का सम्मान करता हूं। इसलिए आपकी दयालु सहायता हमारे लिए बहुत मायने रखेगी। जब महान बुजुर्ग चले जाएंगे और मेरे पिता हमारे घर में अपना अधिकार वापस पा लेंगे तो आप सभी निश्चिंत रहिए, हम आपका वह एहसान चुकाएंगे जो सोने से भी कम पड़ेगा। उसके शब्दों से पुरुष क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। अन्य कुलीन परिवारों की तरह ये परिवार की सफलता के पीछे भी कुछ अंतर्निहित कारण जरूर रहे होंगे। परिवार की संपत्ति की तुलना में हजारों सोने की रकम वाकई एक मामूली रकम होगी। महान बुजुर्ग के साथ उनका सौदा एक मुश्त लाभ माना जा सकता है। लेकिन अगर वे ये किंगतांग का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो न केवल उन्हें ढेर सारा सोना मिल सकता था, बल्कि ये परिवार पर उनका जीवन भर का एहसान भी हो जाता, जिससे वे हमेशा के लिए लाभ कमा सकते थे। उसकी पेशकश ने उन पुरुषों की व्यावहारिक समझ को तुरंत प्रभावित कर लिया। अब उनकी आंखों में धमकी की नहीं बल्कि सौहार्द की झलक दिख रही थी। हम आपकी बात समझ गए हैं मिसिए, और हम आपकी पेशकश स्वीकार करते हैं। कोई बात नहीं, हम आपकी मांग पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन आदमियों की जानलेवा मंशा एक क्षणभंगुर साया की तरह थी। इस पल से वे हत्यारों से ज्यादा परिचारकों की तरह व्यवहार कर रहे थे। मुझे पता था कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकती हूँ। हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। ये किंगतांग ने मुस्कुराते हुए उन आदमियों का शुक्रिया अदा किया। तो फिर हम चलते हैं और महान बुजुर्ग का सिर लेकर चलते हैं। ये कहकर पुरुषों ने अपनी विदाई ली और अपने नए लक्ष्य की ओर चल पड़े। दुर्भावनापूर्ण और भयावह महान बुजुर्ग। जब वे लोग चले गए तो येलिंग ने अंततः चुप्पी तोड़ी, जबकि वह इस पूरे समय चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। तांग तांग, तुमने कैसे? येलिंग अपनी ही बेटी से पूरी तरह हैरान था। उसे यकीन था कि कुछ देर पहले ही वे मौत के मुंह में थे, लेकिन अब ये किंगतांग ने न सिर्फ उसे टाल दिया था बल्कि उसने महापुरुष पर भी पलटवार कर दिया था। कोई बात नहीं पिताजी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि कोई आप पर उंगली भी न उठा सके। अपने पिता को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर ये किंगतांग आखिरकार अपने अतीत के पछतावे को भूल सकी। मुझे पता था कि जब महान बुजुर्ग मेरी स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे तो वे एक विश्वासघाती व्यक्ति थे, लेकिन ये सोचना कि वे हथियारों को नियुक्त करने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे। येलिंग ने इस अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पिताजी, जब बात अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आती है तो महान बुजुर्ग न तो दया जानते हैं और न ही सम्मान। उन्हें डर था कि आप उनके लौटने पर उनके दूसरे चाचा के साथ मिलकर उनकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको उससे पहले ही हटाने की कोशिश की। ये किंगतांग ने तथ्यात्मक रूप से कहा। येलिंग ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। किन लुओं के मंडप के वे हत्यारे और स्वयं महान बुजुर्ग एक ऐसी ताकत हैं जिसका सामना करना पड़ेगा। उनके वफादार रक्षक भी हैं। मुझे डर है कि हम, इससे पहले कि येलिंग अपनी बात पूरी कर पाता, सामने के आंगन से अचानक शोरगुल और हवा में फैलती खून की गंध ने उसे रोक दिया। येलिंग और ये किंगतांग ने एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से सामने के आंगन की ओर चल पड़े। ये शोर पास के उस आंगन से आ रहा था जहां महान बुजुर्ग रहते थे और उसके भीतर लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये लाशें उस परिसर में तैनात पहरेदारों की थीं और उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। इतने कम समय में महान बुजुर्ग के आसपास के इतने सारे पहरेदारों को मार गिराना, मुझे कहना होगा कि किन लुओं के मंडप के वे हत्यारे अपनी सजा के काबिल हैं। येलिंग के लिए स्थिति लगातार भयावह होती जा रही थी। अगर ये किंगतांग ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह भी खून के तालाब में पड़ी उन लाशों में से एक होता। ये किंगतांग ने इस स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जब वह येलिंग के साथ आंगन में कदम रखने ही वाली थी तो उसने उस महान बुजुर्ग को अपनी दुम दबाए दीवारों के पार भागते हुए देखा। उसका पसर, जो उसका पीछा करने वाला था, ये किंगतांग की उपस्थिति देखकर चुपचाप रुक गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।